गुड मॉर्निंग गाइस, हाउस माय फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो वेल हाउस माय जूनियर्स डूइंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर वेल एंड busy in your preparation of end semester exams. So here your savior is back with another amazing savior series called as one shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे। डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे और अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का। तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में, इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए। और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है। ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं। तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो व्हाई नॉट यू जॉइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, राइट, बिकॉज सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच। जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का। आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार। तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। कोई चीज़ यार अच्छी नहीं लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो। वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है। ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की 1 यूनिट की वन शॉट बनती होगी। इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसिबल है, कंप्लीटली फ्री है। बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो। एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट 2 ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यूनिट 1 में हमने पढ़ा व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन, फिर हमने पढ़ा सैंडबॉक्स मॉडल, कंस्ट्रक्टर्स, क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, और फिर हमने पढ़ा इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। सो अब हम आ गए हैं अपनी यूनिट 2 पे। ऊप्स, ओके, तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर डेटा टाइप्स? तो क्या होता है, जो भी हमारा डेटा होता है हम उसे कहाँ स्टोर कराते हैं, हम उसे स्टोर कराते हैं एक वेरिएबल में। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक तरीके का होता है कंटेनर, ठीक है। तो जैसे हम अलग अलग कंटेनर्स में आटा, चावल, चाल वगैरह डालते हैं, जैसे मान लो कि जो तुम्हारा पानी का कंटेनर है वो कुछ इस शेप का होगा, जो तुम्हारे आटे का कंटेनर है ना, वो कुछ इस शेप का होगा, दाल का कंटेनर अलग होगा। ओके, तो डिपेंड करता है कि हम क्या डाल रहे हैं। तो वैसे ही जो हमारा वेरिएबल होता है ना, उसके भी बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, ठीक है जी। तो और जिस डेटा टाइप का वेरिएबल होगा उसी प्रकार का डेटा हम उसमें डालेंगे। जिस प्रकार का डेटा टाइप होगा वेरिएबल का, उसी प्रकार का डेटा हम उसके अंदर फीड करेंगे, ठीक है। A variable in Java is like a labeled box that stores data into your computer's memory. Okay, each variable has data type, ठीक है। The specific kind of data variable can hold, kind of data, ठीक है। जैसे हो गया int, string, ठीक है। फिर आएगा वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल का नाम भी होगा कि भाई कौन से डब्बे में रखा है। A unique identifier that you assign to the variable, ठीक है जी। वैल्यू, the actual data stored in the variable, तो जो तुमने डेटा डाला है वो।
ठीक है, तीन चीजें हो गई। पहला क्या हुआ, डेटा टाइप कि किस चीज का वेरिएबल है। फिर क्या हुआ, वेरिएबल का नाम। अब हम सबको वेरिएबल 1 2 3 4 तो नहीं बोलेंगे कि भाई जरा वो वाला वेरिएबल बुला दो, नहीं, वी हैव यूनिक नेम फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा, जो हमने उसमें डाला होगा डेटा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेटा टाइप्स इन जावा। Data types in Java specify the type of value that a variable can hold. There are two main categories of data types in Java, primitive and non-primitive. तो Java में दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किसे कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किसे कहते हैं। तो ये आ गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, दीज आर प्री डिफाइंड लैंग्वेज। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो ये प्री डिफाइंड बाय लैंग्वेज है। ठीक है, ये पहले से ही डिफाइन हो रखे हैं। अब क्या है ये दिस इंक्लूड्स होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और इनमें डिफरेंस क्या है, देखो बाइट 8 बिट इंटीजर को स्टोर करता है, मतलब ये सबसे छोटा कंटेनर है। ठीक है, इसकी रेंज कम है। फिर आता है शॉर्ट जो 16 बिट का इंटीजर है, तो शॉर्ट इससे बड़ा कंटेनर है। फिर आता है इंट जो इससे भी बड़ा कंटेनर है क्योंकि ये 32 बिट का है। ठीक है, फिर आ जाता है लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग क्या है, 64 बिट का इंटीजर है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने डेसिमल नंबर पे। ठीक है, तो वो नंबर्स के लिए हमारे पास क्या हुआ, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। पर हमारे पास डेसिमल नंबर के लिए क्या होगा, फ्लोट और डबल। 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट का स्टोर हुआ सेम एज इट इज कि फ्लोट एक छोटी क्वांटिटी छोटा कंटेनर है, डबल एक बड़ा कंटेनर है। ठीक है, क्योंकि फ्लोट 32 बिट का है और डबल 64 बिट का है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना होगा कि कौन सबसे छोटा है, कौन उससे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है कैरेक्टर्स के लिए कैर। ठीक है, ये 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर है। यूनिकोड कैरेक्टर मतलब इसमें सारे के सारे कैरेक्टर आते हैं, दुनिया में जितने भी कैरेक्टर हैं ए टू जेड से लेकर, अगर हमारे पास कोई सिंबल है ना, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। एवरी कैरेक्टर ऑफ यूनिवर्स, मतलब जितने भी सारे लैंग्वेजेस का मिलाकर है। ठीक है, फिर आ जाए हमारे पास बुलियन। बुलियन क्या होता है, बुलियन सिर्फ एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू है, या तो ये ट्रू स्टोर करेगा या तो ये फॉल्स स्टोर करेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इनको हाउ डू वी मतलब असाइन द डेटा टाइप और हाउ डू वी यूज दोस टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने प्री डिफाइंड डेटा टाइप का नाम लिख देंगे बाइट b इज इक्वल टू 7, जैसे हम लिखते थे ना इंट a इज इक्वल टू 2, वैसे ही हम करेंगे सेम सबके साथ। ठीक है, बाइट b इज इक्वल टू 7, शॉर्ट s इज इक्वल टू 67, इंट a इज इक्वल टू 1607। ठीक है, 1607। फिर हमारे पास आ जाता है लॉन्ग d और फ्लोट। तो क्या करना होता है, जो हमारे पास फ्लोट होता है और लॉन्ग होता है, ये हमारे डिफॉल्ट डेटा टाइप नहीं होते। जो डेसिमल नंबर के लिए हमारे पास डिफॉल्ट होता है ना, वो होता है डबल। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सिंपल लिख सकते हैं डबल नम इज इक्वल्स टू डबल और जो वेरिएबल का नाम है फिर इक्वल्स टू जो भी हमारी पॉइंट में वैल्यू है। ठीक है, बट फ्लोट असाइन करने के लिए हमें क्या लिखना है, फ्लोट नम जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है। उसके बाद हमें अपना नंबर लिखने के बाद एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है कि भाई ये एफ है, ये फ्लोट है, प्लीज कंसिडर दिस एज फ्लोट। ठीक है, एफ मेंशन करना है। और सिमिलरली जो हमारा होल नंबर के लिए है, हमें लॉन्ग में भी एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है कि ये लॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, अपने नंबर के बाद क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, एक एल लगाएंगे, फ्लोट में एफ और लॉन्ग में एल, दैट्स इट। और हमें यही याद रखना है क्योंकि कैरेक्टर के लिए भी सेम है और बूलियन के लिए भी सेम है। ठीक है, बस ये है कि कैरेक्टर का जो हमारा कैरेक्टर होगा वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। ओके, और बूलियन का हमारा क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू में टी छोटा होना चाहिए, फॉल्स में एफ छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं लिटरल्स इन जावा। तो भाई लिटरल क्या होता है, तो जो ये हमने डेटा डाला है ना अपने इसमें, ये 7, ये 67, ये 1607 और ये 7.66, तो ये जो चीजें हैं, ये जो लिटरल्स हैं, इनको कहते हैं लिटरल्स। तो लिटरल्स इन जावा इज अ सिंथेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन, न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग डेटा। तो मतलब ये जो भी डेटा हमने डाला है, भले ही वो बूलियन है, न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, तो ये क्या है,
ये लिटरल ही है, दिस इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग पर्टिकुलर वैल्यूज इन अ प्रोग्राम। तो ये जितने भी हमारी वैल्यूज है जो हमने डाली है, जो डेटा हमने डाला है, ये है लिटरल, दिस इज आर लिटरल। तो लिटरल में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सिर्फ हम होल नंबर्स या डेसिमल नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं? नहीं, वी कैन यूज डेसिमल फॉर्म लिटरल्स। ठीक है, हम अपने नंबर्स क्या है डेसिमल फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम कराते हैं। ऑक्टल फॉर्म में करा सकते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल फॉर्म में करा सकते हैं। हेक्साडेसिमल फॉर्म में कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे आगे 0x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम बाइनरी लिटरल करा सकते हैं। बाइनरी लिटरल कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 0b। ओके, सो लिटरल्स कैन बी रिटन इन मेनी फॉर्म्स। तो आ जाते हैं नीचे, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। ठीक है जी, तो टाइप कन्वर्जन किसे कहते हैं? तो टाइप कन्वर्जन इज एन ऑटोमेटिक एंड इम्प्लिसिट डन बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर विदाउट प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन। ठीक है, इसे कहते हैं हम इम्प्लिसिट कास्टिंग। तो जो हमारी टाइप कन्वर्जन होता है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, डेटा टाइप चेंज करना। हम डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, मगर इसमें क्या होता है, टाइप कन्वर्जन में हमें स्पेसिफिकली प्रोग्रामर की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो कंपाइलर होता है वो अपने आप चेंज कर देता है। कैसे करता है, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, हमने लिखा इंट a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है जी, हमने इंट a इज इक्वल्स टू 10 कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा डबल b इज इक्वल्स टू a। तो अब इसने क्या किया, 10 को ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट कर दिया। इंट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू डबल। ठीक है, तो कैसे स्टोर हुआ होगा, 10.0 करके। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसने क्या किया, इसने क्या किया, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि छोटा कंटेनर था, छोटे इंट है, छोटा कंटेनर, डबल है एक बड़ा कंटेनर, तो उसने क्या किया, सिंपली इंट को छोटे कंटेनर, जो भी 10 नंबर था हमारा, उसको इंट से शिफ्ट करके बड़े कंटेनर में डाल दिया, जो है डबल। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, टाइप कास्टिंग मैनुअल भी हो सकती है। और मैनुअल कब करनी पड़ेगी, मैनुअल और एक्सप्लिसिट होती है टाइप कास्टिंग, जो कि करी जाती है प्रोग्रामर के थ्रू। अब हम कब इसमें आएंगे, हम वेयर आर वी इन द पिक्चर, व्हेन वी हैव टू, जब हमें बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में कोई चीज डालनी है। जैसे मान लो जो हमारा इंट था वो था छोटा कंटेनर, है ना। तो इंट है छोटा कंटेनर और इंट से तुमने डाला डबल में, डबल है बड़ा कंटेनर। तो इसमें क्या, मशीन को कोई दिक्कत नहीं है, मशीन ने बोला हाँ जी करो करो। मगर जब मुझे यही काम उल्टा करना पड़ जाए, जब मुझे डबल से इंट में जाना पड़ जाए, एक बड़े कंटेनर से एक छोटे कंटेनर में डालना पड़ता है, तो क्या होगा, कोई इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है, क्योंकि ये तो बड़ा कंटेनर था, इसने ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी थी, मैं इंट में भेज रही हूँ जो छोटा कंटेनर है, तो इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है। इसीलिए इसे हमें मैनुअल या एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। दे वांट टू फोर्स अ कन्वर्जन, यू वांट टू फोर्स इट। जैसे मान लो हमारे पास डबल में क्या था, हमारे पास था डबल a इज इक्वल टू 10.5। ठीक है, तो डबल में हमारे पास था 10.5 स्कोर। अब हमने क्या किया, हमने इंट b नाम का एक वेरिएबल लिया, ये जो b है, हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई इस a को b में डाल दो। ये जो हमने डबल वाला a बनाया था ना, इसको इंट में डाल दो। तो हमने क्या किया, हमने अपना डेटा टाइप आगे मेंशन किया कि भाई हमें इस चीज में टाइप कास्ट करना है, और हमने क्या किया, a को b में डाल दिया। तो जिस भी चीज को हमें टाइप कास्ट करनी होती है, उसके आगे हम क्या लिख देते हैं, उसके आगे हम लिख देते हैं कि हमें उसे किस उसमें डालना है, कंटेनर में डालना है। ठीक है, तो अब ये 10.5 था, तो 10.5 तो डबल था, पर इंटीजर में तो डेसिमल आते ही नहीं, इसीलिए क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो ये सिस्टम आउट प्रिंट कराओगे जब तक तो तुम्हारे पास आंसर 10 आएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इंट लिखा, क्योंकि हमें हमें जो हमारा जो छोटा वाला वेरिएबल था, जो हमारा छोटा वाला कंटेनर था, उसका टाइप था इंट। ठीक है, उसका नाम लिखा उस कंटेनर का जो था बी। ठीक है, फिर हम अपना बड़ा वाला कंटेनर लिखा। ठीक है, बड़ा वाला कंटेनर कौन सा था, ए। अब हमें ए को बी में भेजना है, छोटे में भेजना है, तो जिस छोटे में भेजना है हमने उसके आगे क्या कर दिया, इंट लगा दिया कि भाई इस कंटेनर में भेजना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप शिफ्ट मार जाओ, इसके अकॉर्डिंग आप छोटे हो जाओ।
अपनी मेमोरी को पीछे छोड़ दो, ठीक है, कुछ डेटा पीछे छोड़ दो। फिर हम आ जाते हैं अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ। अब हम आ गए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कॉल्ड रेफरेंस टाइप बिकॉज दे रेफर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो जावा में होते हैं ये होते हैं प्री डिफाइंड और बिल्ड होते हैं इनटू द लैंग्वेज, while नॉन प्रिमिटिव टाइप्स आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग। ओके, फिर क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड टू कॉल मेथड्स एंड परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस वेयर एट प्रिमिटिव टाइप्स कैन नॉट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। क्यों मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास का पार्ट है, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप्स स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर, तो लोअर केस से स्टार्ट होते हैं। इंट हो गया, डबल हो गया, बूलियन हो गया, सबके सब जो भी प्रिमिटिव टाइप हैं ये क्या करेंगे, ये एक स्मॉल लोअर केस से स्टार्ट होंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। जबकि नॉन प्रिमिटिव टाइप किससे स्टार्ट होंगे, ये एक अपर लेटर से स्टार्ट होंगे, जैसे स्ट्रिंग, जैसे एरे। और प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं, ऑलवेज होल्ड अ वैल्यू वेयर एज नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैन बी नल। तो हमने कभी ये नहीं देखा इंट n इज इक्वल्स टू नल कर दो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप में हमेशा कोई ना कोई डेटा होगा, बट नॉन प्रिमिटिव टाइप क्या कर सकता है, नल वैल्यू होल्ड कर सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव टाइप्स आर स्ट्रिंग्स, एरेज, क्लासेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं अपना पहला नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इन जावा रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जब भी हमें कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट डालनी है, ठीक है जी। इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मीनिंग इट इज अ क्लास रेदर देन वन ऑफ द 8 प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारे 8 प्रिमिटिव टाइप्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर, ये क्या है, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इनका कोई क्लास नहीं है। मगर जो हमारी स्ट्रिंग है, हमारी जो एरे है, इनका क्या है, क्लास है। स्ट्रिंग्स आर डिफाइंड बाय एनक्लोजिंग कैरेक्टर्स विद इन डबल कोट्स, तो मतलब जब भी आप स्ट्रिंग को डिफाइन करोगे तो आप अपने जितने भी सेंटेंस है, जितने भी आपकी कैरेक्टर्स हैं, जितनी भी सीक्वेंस है, उसको आप डबल कोट्स के अंदर रखोगे, जैसे यहाँ पे हमने रखा है डबल कोट्स के अंदर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल मीनिंग देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, ठीक है जी। स्ट्रिंग तो हमेशा इम्यूटेबल होती है। अब कैसे करेंगे, स्ट्रिंग इसको करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के पास दो तरीके हैं, कुछ नहीं करना, पहले में तो ये सिर्फ ये लिख देना है कि स्ट्रिंग नेम 1 इज इक्वल्स टू जो भी आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है। दूसरे में आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। तो स्ट्रिंग जो हमारा क्लास नेम है, फिर आ जाएगा वेरिएबल का नेम, फिर आ जाएगा न्यू कंस्ट्रक्टर, फिर आ जाएगा क्लास का नेम, और हम पैरामीटर में पास कर देंगे अपनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया है। हमने देखा कि जो स्ट्रिंग होती है ये होती है क्लास, और जितने भी हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, है ना, वो सब होते हैं, आते हैं क्लास के अंदर। बट जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो किसी क्लास के अंदर नहीं आते, और दैट इज द थिंग व्हाई जावा इज नॉट अ कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जो हमारे 8 डेटा टाइप्स हैं वो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इसका मतलब इनका कोई क्लास नहीं है, इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंड। इसीलिए जावा हमारी कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो स्ट्रिंग के कुछ मेथड हो सकते हैं, तो हम इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है कैर एट, तो ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है कि कैरेक्टर एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैर एट, यहाँ पे हम उसकी पोजीशन भेजेंगे कि भाई क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे 0 टू हमारा n नंबर की जो पोजीशंस होती हैं उसमें हम क्या भेजेंगे, हम उसमें उसका इंडेक्स भेजेंगे कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, 0th पोजीशन पे कौन सा है, 3rd पोजीशन पे कौन सा है, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें रिटर्न करेगा कैरेक्टर। फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉपी वैल्यू ऑफ, तो रिटर्न करता है क्या, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स ऑफ कैरेक्टर एरे, तो क्या करेगा, ये कॉपी रिटर्न कर देगा
ठीक है, ये हमारे स्ट्रिंग की क्या रिटर्न करेगा, कॉपी रिटर्न करेगा। फिर एंड्स विथ तो चेक कर सकते हैं हम कि क्या भाई ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के साथ एंड होती है कि नहीं होती, तो ये क्या बताएगा हमें, ट्रू या फॉल्स बताएगा। इक्वल चेक करना है कि भाई क्या ट्रू स्ट्रिंग्स इक्वल हैं कि नहीं, तो रिटर्न इफ ट्रू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, फॉल्स इफ नॉट, तो ये भी बूलियन देगा। ठीक है जी, तो ये सब हमारे कुछ मेथड्स हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, टू कैरेक्टर एरे, कन्वर्ट कर देना स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में। टू लोअर केस, ठीक है, लोअर केस सारे जो हमारे पास स्ट्रिंग थी उसको सबको पूरे को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस, टू अपर केस पूरे पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। टू स्ट्रिंग रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये सब जो है हमारे मेथड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में। फिर आ जाता है हमारे पास एरे। तो हमारा नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है एरे। ठीक है, तो एरे क्या होता है, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या स्टोर करता है, स्टोर करता है एक फिक्स साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें पता है एरे क्या होता है, एक फिक्स साइज का हमारे पास कलेक्शन होता है ना, जिसमें हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, कुछ और स्टोर कर सकते हैं, कोई भी टाइप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है जी, ईच एलिमेंट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स। तो कोई भी एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स से हम उसे कॉल कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि वो कौन से इंडेक्स पे है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि भाई 0th पोजीशन का बंदा आ जाओ, 3rd पोजीशन का बंदा आ जाओ, 5th पोजीशन का बंदा आ जाओ। ठीक है, तो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होता है, मतलब एक मेमोरी का पूरा ब्लॉक इसको असाइन होगा। ठीक है, जितने भी इसमें हम इसको फिक्स साइज होता है तो उसी साइज का एक मेमोरी में ब्लॉक असाइन हो जाएगा कि मतलब जो ये मैंने भेजा है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका नेक्स्ट ब्लॉक भी से असाइंड है, इसका नेक्स्ट ब्लॉक भी से असाइंड है, इसका नेक्स्ट ब्लॉक भी से असाइंड है और इसका नेक्स्ट ब्लॉक भी से असाइंड है। अनलाइक लिंक लिस्ट जिसमें हम कोई भी मेमोरी एलोकेट कर देते थे और यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर होता था। ठीक है, वैसे ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में। सो आई होप आपको ये सब पता होगा। फिर आ जाता है हमारे पास कि हम एरेज को डिक्लेयर कैसे करें। तो भाई एरेज क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं। किस चीज का टाइप लिखते हैं, जो भी चीजें हमारे एरे में स्टोर करानी है, क्योंकि सबका साइज तो सेम होगा। ठीक है, सेम एलिमेंट्स का होता है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप। ठीक है, ऐसे एलिमेंट स्टोर करने हैं जिनका टाइप सेम हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पहले, सबसे पहले आ जाएगा टाइप। फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाए एरे है भाई, एरे है। ठीक है, फिर आ जाएंगे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर आ जाएगा हमारे पास नेम ऑफ द एरे की भाई एरे का नाम क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड को कॉल करेंगे इज इक्वल्स टू न्यू। फिर दोबारा टाइप लिखेंगे अपना, जो भी हमारा टाइप है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना साइज ऑफ एरे लिखेंगे कि भाई हमें इतने साइज का एरे चाहिए, हमें इतने एलिमेंट्स का एरे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे इंट स्क्वायर बॉक्सेस, फिर हमने क्या लिखा है इंट एरे, तो ये हमारा इंट एरे है। इस एरे का नाम क्या हुआ, हमारे इंट एरे का नाम। ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड आ गया, इंट दोबारा टाइप आ गया और फिर क्या आया 5 कि भैया मुझे चाहिए 5 साइज का एरे, मैं 5 एलिमेंट्स भरना चाहता हूँ इसके अंदर। ठीक है जी, ऐसे ही हम स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम डबल के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम बूलियन के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिएट और इनिशियलाइज इकट्ठे कर रहे हैं कि भाई वैल्यूज भी अभी ले लो आप। ठीक है, हाथ के हाथ वैल्यूज ले लो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और फिर हमारा वही ये वाला सेम पार्ट सेम रहेगा। ठीक है, टाइप आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और नाम आ जाएगा एरे का। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने इक्वल्स टू करके करली ब्रैकेट में भेज दी अपनी वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइप स्क्वायर ब्रैकेट नाम डाला एरे का और करली ब्रैकेट में भेज दी अपनी वैल्यूज। तो ये क्या हुआ, क्रिएट भी हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया एरे। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है, हमें एलिमेंट एक्सेस करने हैं, बाय इंडेक्स एलिमेंट एक्सेस करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो हमने कुछ नहीं करना, वही अपना टाइप लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया है अपना 0th इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि जो काउंटिंग होती है ना एरे में, वो स्टार्ट होती है 0 से।
ठीक है। तो ये जो पहला एलिमेंट है ये हमारा हुआ जीरोथ इंडेक्स का, जो दूसरा एलिमेंट है ये होगा 1 2 3 4 ऐसे करके होंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो से स्टार्ट होगा तो क्या हम कैसे एक्सेस करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें बस अपने एरे का नाम लिखना है, एरे नेम लिखना है, और अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी हम इंडेक्स डालेंगे उसकी वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है फर्स्ट एलिमेंट करके। ठीक है, और उसमें मुझे क्या स्टोर करना है, फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगी, इंट फर्स्ट एलिमेंट करके जो मैंने बनाया है इज इक्वल्स टू जो मेरा एरे का नाम है ना, एरे नेम नंबर, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या करूंगी, लिख दूंगी वो पोजीशन जिस पोजीशन का मुझे एलिमेंट चाहिए। ठीक है, फिर हम ऐसे ही हमने थर्ड एलिमेंट ले किया है। अब हम आ जाते हैं नीचे, जैसे हमने एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाया वैसे ही हम एक मल्टी डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं। सिंगल डायमेंशनल कैसे था ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशन थी, एक ही लाइन थी, ठीक है, एक ही एक्सेस थी। बट हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे जैसे मैट्रिक्स हो गया, है ना, जो हमारा मैट्रिक्स हो गया, या फिर हम 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, 2x3 का मैट्रिक्स हो गया, हम कैसा भी किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी शेप का एरे बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, मल्टी डायमेंशनल एरेज आर डिक्लेयर्ड बाय स्पेसिफाइंग डेटा टाइप फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर ईच डायमेंशन। क्या कह रहा है, मतलब कि भाई आपको जितने डायमेंशन का बनाना है उतने आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। फॉर 2D एरे ऑफ इंटीजर्स इट इज डिक्लेयर्ड एज इंट स्क्वायर स्क्वायर माई एरे। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जितने भी डायमेंशन का आपको मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है उस डायमेंशन का उस डायमेंशन के जितने आप क्या कर लगा देना, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देना। तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया है 2D एरे, तो यहाँ पे हमने क्या किए, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है जी, यहाँ पे हमने देखो क्या हमने इसी टाइम इनिशियलाइज कर दिया जैसे हमने पीछे किया था। तो बट हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं। फिर अब अगर हम करें 3D एरे इनिशियलाइज तो हम क्या लगाएंगे, 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है जी, और हमें जब हम उसकी इंडेक्स को एक्सेस कर रहे होंगे, जब उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होंगे, सेम हम उसी तरह कर सकते हैं कि जैसे मान लो हमने एरे का नेम लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे कौन सी पोजीशन में चाहिए, मान लो मेरे पास 2D मैट्रिक्स है तो मुझे चाहिए सेकंड रो, ये हो जाएगा थर्ड रो। ठीक है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 तो ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगी थर्ड पोजीशन, तो ये हो गया मेरा थर्ड रो, और हमारा कॉलम कौन सा हो गया, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ वाला आ जाएगा। सो अब हम आ गए हैं अपनी रैपर क्लासेस पे। सो जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये प्योर ऊप्स लैंग्वेज नहीं है, और ये क्यों नहीं है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जावा सपोर्ट करती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को लाइक इंट बाइट शॉर्ट एक्सेट्रा, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्लास का पार्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। हेंस दीज डेटा टाइप्स आर नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट्स व्हाई जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, सो अब क्या होता है, जब हमें कुछ कुछ जगह पे हमें क्या चाहिए होता है, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, क्योंकि बाकी तो पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो बहुत सारी जगहों पे हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। रैपर क्लासेस इन जावा सर्व एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो क्या होता है, रैपर क्लासेस क्या क्यों चाहिए होती है हमें, जब हमें इनका प्रिमिटिव डेटा का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, व्हेन वी वांट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दीज डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तब हमारे पास काम आती है रैपर क्लासेस। दिस इज एसेंशियल बिकॉज मेनी जावा फंक्शनैलिटीज रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बहुत सारी जावा की फंक्शनैलिटीज होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, पर क्योंकि हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर कर रखा है तो प्रिमिटिव डेटा टाइप तो ऑब्जेक्ट है नहीं, सो इसीलिए काम आती है हमारे पास रैपर क्लासेस। ये क्या करती हैं, ये दे कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड इफ वी विश टू मॉडिफाई द आर्गुमेंट्स पास्ड इनटू अ मेथड। ठीक है जी, तो अब अगर हमें मॉडिफाई करनी है आर्गुमेंट्स को जब हमने मेथड में दी हैं, तो बहुत सारी जगहों पे ये मान लेते हैं मोटा मोटा, अभी हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे चाहिए होता है, बट बेसिकली बहुत सारी जगहों पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम अंदर नहीं भेज सकते हैं, इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें रैपर क्लासेस चाहिए होता है ताकि वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैप कर दे किसके अराउंड, ऑब्जेक्ट के अराउंड। द क्लासेस इन जावा डॉट यूटिल पैकेज हैंडल्स ओनली ऑब्जेक्ट्स एंड हेंस रैपर क्लासेस हेल्प्स इन दिस। डेटा स्ट्रक्चर्स में हेल्प करती है इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू सपोर्ट सिंक्रोनाइजेशन इन मल्टी थ्रेडिंग, तो सिंक्रोनाइजेशन में भी हेल्प करती हैं।
तो ये क्या क्या है हम आगे देखेंगे। ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होता है। तो ऑटो बॉक्सिंग रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव वैल्यू इनटू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिमिटिव टाइप है और हमारे पास क्या है, रैपर क्लास है। जब हम प्रिमिटिव टाइप को रैपर क्लास में चेंज कर देते हैं, जब हम प्रिमिटिव टाइप का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ इनटू ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव वैल्यू को ऑब्जेक्ट बना दिया फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। तो ये जैसे बुलियन है, बुलियन की कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास क्या है, कैप्स लॉक बी वाला बुलियन। ठीक है, देखो सबका ऐसे ही है, बाइट का बाइट, कैर का कैर, सिर्फ कैप्स लॉक लग गया है क्योंकि ये एक क्लास है। क्लास किससे स्टार्ट होती है, कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जावा कंपाइलर अप्लाइज ऑटो बॉक्सिंग व्हेन अ प्रिमिटिव वैल्यू इज पास्ड एज अ पैरामीटर। वही सब चीजें जो हमने पीछे पढ़ी कि हमें कहाँ कहाँ जरूरी होती है। और अनबॉक्सिंग क्या होता है, अनबॉक्सिंग रेफर करता है कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेपर टाइप इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव वैल्यू। तो जैसे हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, वैसे ही हम इसको वापस इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अनबॉक्सिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसके हम यूजेस बाद में पढ़ेंगे, अभी आगे चलते चलते हम इसके यूजेस देखते जाएंगे। ठीक है, हमें पहले से ही रहेगा कि भाई हाँ हाँ कुछ ना कुछ तो यूज होता ही है, और हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई अच्छा ये यूज होता है। फिर हम आ गए हैं जावा लूप से। तो जावा में 3 तरीके के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ये लूप्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम अपनी बाकी अपना पिछला सिलेबस कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, फॉर लूप। फॉर लूप में क्या करेंगे, हम पहले फॉर लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, इनिशियलाइजर कि हम कहाँ पे हैं, कंडीशन क्या कंडीशन चेक करनी है, और इंक्रीमेंटर की नेक्स्ट टाइम में हमें ये इंक्रीज करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियलाइजर, कंडीशन और इंक्रीमेंटर को रखना है स्मॉल ब्रैकेट्स में, और फिर यहाँ पे डालने हैं करली ब्रैकेट्स। तो करली ब्रैकेट्स में क्या स्टेटमेंट्स आएंगी, स्टेटमेंट्स टू कीप एग्जीक्यूटिंग व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। ठीक है जी, ए वाई से करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने बोला कि इंट आई, हमने बता दिया कि इंट आई है, इंट लेंथ 10 है। ठीक है, तो लेंथ क्या है 10 और हमारे पास क्या है आई है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में हमने क्या किया, हमने बताया कि भाई जो ये आई है ये 0 है। ठीक है जी, तो आई की वैल्यू क्या हुई 0, और हमें क्या कंडीशन चेक करनी है कि आई लेंथ से कम हो। ठीक है, तो ये क्या है 10, तो 0 से कम है, हाँ 0 10 से कम है, जी हाँ। ठीक है, फिर हमने क्या चेक करनी है, हमें चेक करनी है कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब आई प्लस प्लस आई क्या हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा 1 में, 1 चेंज हो जाएगा 2 में, तो ऐसे टर्न बाय टर्न ये चेंज होता रहेगा। तो जब पहली टर्न आई, ठीक है, जब आई की वैल्यू 0 थी तो उसने क्या चेक किया, उसने चेक किया आई इज लेस देन द लेंथ, हाँ जी लेस देन है। फिर उसने क्या किया, डू समथिंग, जो मान लो जैसे प्रिंट करा दिया, कुछ प्रिंट कर दिया हाई प्रिंट कर दिया जी। ठीक है जी, तो जो भी इस करली ब्रैकेट में लिखा होगा ना हमने, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर मैंने क्या किया, जब मेरा पहली बार प्रिंट हो गया हाई, तो मैं क्या करूंगी, आई को प्लस 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 कर दूंगी। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, आई की वैल्यू 1 हो गई है। वो दोबारा चेक करेगा कि भाई आई की वैल्यू 1 है, 10 से कम है, हाँ जी कम है, दोबारा प्रिंट करा दो। ऐसे कितनी बार होगा, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, 9 तक करेगा। जब आई 9 तक हो जाएगा, फिर जब जैसे ही आई 10 हो गया, तो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, ये तो स्टेटमेंट इनवैलिड हो गई 10 वाली, ये लेंथ इनवैलिड हो गई, तो ये क्या करेगा, ये फॉर लूप ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाओ वाइल स्टेटमेंट पे। तो हम क्या करेंगे, जब तक एक कंडीशन लिखेंगे वाइल, यहाँ पे कंडीशन होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये जो करली ब्रैकेट में कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होती रहेगी, ये एक लूप बन जाएगा। जब बार 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 कोई काम परफॉर्म कराना होता है तो हमें क्या चाहिए होते हैं, लूप चाहिए होते हैं, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप। ठीक है, तो अब जैसे हमने लिखा n स्मॉलर देन 100, तब तक तुम क्या करो, n इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 मान लो, तो 1 छोटा है 100 से, तो 1 प्लस 1 कर दिया 2 हो गया। फिर दोबारा चलेगा, 2 छोटा है 100 से, तो 2 प्लस 1 कर दिया 3 हो गया। फिर चलेगा वापस 3 100 से छोटा है, ऐसे करते करते कितना चलेगा, 100 तक चलेगा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नीचे। अब हमारे पास क्या है, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप कब चाहिए होता है हमें, डू वाइल लूप तब चाहिए होता है कि जब हम चाहते हैं कि कंडीशन एक ना एक बार तो मतलब चल ही जाए, इट शुड डू इट वंस, एटलीस्ट वंस। अगर स्टेटमेंट अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी ये एक बार चल जाए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी डू में
करली ब्रैकेट लगाऊंगी और स्टेटमेंट लिखूंगी कि भाई कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है जी। फिर मैं लिखूंगी वाइल और फिर मैं अपनी कंडीशन लिख दूंगी कि किस कंडीशन में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे पहले वो एक बारी वो स्टेटमेंट परफॉर्म कर देगा, जो डू वाला पार्ट है ये कर देगा, एक बारी एटलीस्ट कर देगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर आ जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल भी है, int n is equals to 5, do system dot out print n while n is smaller than 0, ठीक है। तो जब तक n is greater than 0 है, ठीक है, तब तक ये क्या करता रहेगा, तब तक ये प्रिंट कराता रहेगा और फिर एट द एंड ये अपनी कंडीशन को, मतलब जो हमारा आइट्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं कि भाई इसके आगे ये स्टेप परफॉर्म करना है, इसको भी एग्जीक्यूट करता रहेगा। पहले क्या करा इसने 5, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने क्या प्रिंट करा दिया 5 n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 5 प्रिंट कराया। फिर इसने क्या किया n माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल n आना चाहिए था। अब क्या हो गई है, i की वैल्यू 4 हो गई है, तो ये देखना है यहाँ पे 4 हो गई है, तो 4 इज ग्रेटर देन 0, हाँ जी ग्रेटर देन 0 है, तो दोबारा ये डू वाइल चलेगा, n इज इक्वल्स टू 4 आ गया। फिर क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, n माइनस माइनस यूज करके 3 हो जाएगी, फिर दोबारा चलेगा, ऐसे करते करते 1 तक चलेगा। उसके बाद जब ये n माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो वाइल 0 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू और फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, ये नेक्स्ट आइटरेशन पे बढ़ जाएगा। अब आ गए हैं कंट्रोल ऑफ फ्लो पे। तो कंट्रोल ऑफ फ्लो में क्या है हमारे पास, इफ स्टेटमेंट। तो क्या होगा, अगर हम कोई कंडीशन लिखते हैं इसमें, इफ x इज इक्वल्स टू 0 प्रिंट नो, ठीक है, तो मतलब अगर x 0 वाली कंडीशन ट्रू होगी तो एक बारी ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इजी। इफ और एल्स स्टेटमेंट, मतलब इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस बट एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कर देना, जरा दूसरी स्टेटमेंट कर देना। अगर x 0 है तो नो प्रिंट कर दो, और अगर एल्स मतलब दूसरी कोई कंडीशन है, कोई और कंडीशन है, तो यस प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इसमें हमारा आ जाता है नेस्टेड इफ्स एंड एल्स, ठीक है। तो हमने क्या करा है, पहले इफ लिखा, इफ num1 स्मॉलर देन num2, तो क्या कर सकते हो, इफ num1 स्मॉल, इसमें भी लगा सकते हो कि इफ, चलो ठीक है, मान हो गया कि num1 स्मॉलर है num2 से, num1 की वैल्यू है 2, num2 की वैल्यू है 3, फिर दोबारा चेक करो num1 की वैल्यू num3 की वैल्यू से है कि नहीं है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बना सकते हैं। आई होप ये सब आपने पहले से ही सीख रखा होगा, क्योंकि मतलब इफ एल्स हमारी मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत आराम से होता है, हमें बेसिकली सिंटैक्स देखने की जरूरत है। अब हमने क्या किया, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया, फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, आई की वैल्यू क्या दी है हमने, इनिशियलाइज किया है 1 से, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, तो मतलब ये कौन सी कंडीशन चेक करनी है हमें कि भाई ये या तो 10 से कम हो या तो 10 से ज्यादा हो, ठीक है। और जब तुम पूरा ये चीज परफॉर्म कर लोगे तब तुम क्या करोगे, आई प्लस प्लस कर दोगे, मतलब आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दोगे, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि क्या क्या परफॉर्म करना है, अब हमने बोला कि भाई इफ आई इज इक्वल टू 5, अगर आई 5 के इक्वल है तो तुम क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे स्किपिंग फॉर नंबर 5, और क्या लगा यहाँ पे, कंटिन्यू कीवर्ड लगा है। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू एक आइट्रेशन को स्किप कर देता है, मतलब जब यहाँ पे 5 हो जाएगा, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो क्या करेगा, स्किप मार देगा, पूरा आइट्रेशन स्किप मार देगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 नाम से, क्योंकि प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है उसने, फिर 6 से भी ऐसे चलेगा, 7 से भी चलेगा, 8 में इफ आई इज इक्वल्स टू 8, क्या करना है, ब्रेक एट नंबर 8 प्रिंट करवा दिया, ये चीज प्रिंट करवा दी, और ये ब्रेक हो जाएगा अगर हमारे पास 8 नंबर आया, अगर हमारा आई जो है 8 के इक्वल हुआ तो वो ब्रेक कीवर्ड से पूरे लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लूप एंडिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मगर अगर जो हमारा आई है वो 5 तो है ही नहीं और 8 भी नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पे एल्स कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, क्या प्रिंट होगा, नंबर इज इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या थी, आई की वैल्यू थी 1, ठीक है, हमने चेक किया कि भाई ये 10 से कम है, हाँ कम है,
फिर इसने चेक किया कि ये भाई 5 जितना है, हमने बोला चेक नहीं है भाई, तो ये स्किप हो गई कंडीशन। फिर हमने चेक किया 8 जितना है, नहीं है, फिर स्किप हो गई कंडीशन। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, हमने क्या किया, नंबर प्रिंट करा और इज इक्वल्स टू 1 डाल दिया। 1 2 3 सब क्लियर ऐसा होगा, पर 5 में क्या होगा, कंटिन्यू कीवर्ड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कंटिन्यू, तो 5 में कुछ नहीं होगा। 5 की ये आइट्रेशन, जो 5 की जो टर्न थी वो स्किप कर देगा। और क्या होगा, 8 में ब्रेक कीवर्ड की वजह से, ब्रेक कब यूज होता है, एग्जिट करने के लिए लूप को, तो क्या होगा कि ब्रेक से लूप, ब्रेक कीवर्ड की वजह से 8 में लूप खत्म हो जाएगा और हमारी बिल्कुल लूप के बाहर वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी कि भाई लूप खत्म हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ कंटिन्यू कीवर्ड एंड ब्रेक कीवर्ड। अब आ गए अपने स्विच स्टेटमेंट्स पे। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जिसे हम कहते हैं स्विच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले स्विच और फिर उसमें हम डाल देंगे स्मॉल ब्रैकेट्स में डाल देंगे एक्सप्रेशन, कि भाई क्या एक्सप्रेशन। फिर हम यहाँ पे करली ब्रैकेट में लिखेंगे केस 1 केस 2 केस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल सकते हैं और अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि भाई क्या करना है हमें। एक बार इसे देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई इंट डे की वैल्यू है 2, तो डे की क्या वैल्यू है 2, तो मैंने बोला स्विच डे, मतलब हम चेक कर रहे हैं डे की वैल्यू को। ठीक है, और हमने क्या लगा दिया है, करली ब्रैकेट लगा दिए हैं, यहाँ पे भी करली ब्रैकेट आना चाहिए। ठीक है, केस 1 मतलब कि अगर डे की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, सिस्टम आउट मंडे, और फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक लिखेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो नीचे की सारी स्टेटमेंट्स यूज हो जाएंगी, सारी स्टेटमेंट्स वर्क करने लग जाएंगी। ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक से हम किसी भी स्विच स्टेटमेंट या लूप से बाहर आ सकते हैं, एक नेस्ट से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन केस 1 ठीक हुआ कि मतलब डे की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मंडे प्रिंट हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे, और कुछ कराने की जरूरत नहीं है, और नीचे वाले केसेस कराने की जरूरत नहीं है। केस 2 अगर डे की वैल्यू 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट करवा दो, ब्रेक कर देना। क्यों ब्रेक कर देना, मतलब बाहर निकल जाना, जैसे ही ठीक हुआ वैसे ही बाहर निकल जाओ। केस 3 है अगर वैल्यू तो वेडनेसडे प्रिंट करा दो और बाहर निकल जाओ। और अगर इन तीनों में से ही कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट प्रिंट करा देना कि इनवैलिड डे। ठीक है, सो अब हम आ गए हैं ऑपरेटर्स पे, और ऑपरेटर्स काफी आसान चीज है और वी ऑल नो अबाउट द ऑपरेटर्स। जैसे कि हमारे पास है प्लस प्लस, पोस्ट फिक्स तो ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस। सो ए प्लस प्लस क्या करता है, ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है। ए माइनस माइनस क्या करता है, ए की वैल्यू को 1 से घटा देता है। प्लस प्लस ए भी सेम करता है। प्लस प्लस ए का मतलब होता है +1 प्लस ए, माइनस माइनस ए का मतलब होता है -1 प्लस ए, तो सेम थिंग। ठीक है, एंड हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे नॉर्मल मैथ्स के ऑपरेटर्स, जिसे हम कहते हैं प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। ठीक है जी, और हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, सिंपल। और अब हम आ जाते हैं अपने इक्वालिटी ऑपरेटर्स की तरफ। तो इक्वल टू होता है चेक करने के लिए कि इसकी वैल्यू इसकी जितनी है या नहीं। तो ए इक्वल टू 8 का मतलब क्या होता है कि ए 8 की जितना है या नहीं। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 8, इसका मतलब होता है क्या ए 8 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। ओके, और हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे पास होते हैं एंड और ऑपरेटर्स। एंड और ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड होता है और होता है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन आ सकती है, यहाँ पे कोई कंडीशन आ सकती है। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आई होप वी ऑल नो अबाउट दिस ऑपरेटर्स। एंड आगे हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक से ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए पहले से। और अब आ जाता है हमारे पास क्लास मेंबर मॉडिफायर। तो भाई क्लास मेंबर मॉडिफायर क्या होता है। So in Java, access modifiers are essentially the tools that define how the members of a class, like variables, methods, and even the class itself can be accessed from other parts of the program. For example, मेरे पास एक क्लास है, मैं चाहती हूँ कि इसकी कुछ चीजें प्रोटेक्टेड रहें, मतलब इसकी कुछ चीजें बाहर के चीजों से थोड़ा अलग रहें। ठीक है, कोई इसे एक्सेस ना कर पाए, कुछ चीजें प्राइवेट रहें। ठीक है, कुछ चीजें चलो पब्लिक हैं कि सब देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव इंस्टाग्राम अकाउंट,
ठीक है। सो आई वांट टू बी पॉपुलर, तो मैं अपना यूजर नेम पब्लिक रखूंगी कि मतलब सबके पास मेरा यूजर नेम हो, सब मेरे यूजर नेम को देख पाए, एक्सेस कर पाए, चेंज ना कर पाए बट एक्सेस कर पाए। ठीक है। और क्या हो सकता है, बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पासवर्ड है वो यार प्रोटेक्टेड रहे, मुझे किसी को नहीं दिखाना, मतलब वो प्राइवेट रहे। ठीक है, वो किसी के पास भी ना आए। ठीक है, तो क्लास मेंबर मॉडिफायर्स की हेल्प से मैं चेक कर सकती हूँ, मैं हेल्प कर सकती हूँ कि भाई मेरी क्लास के जो मेरे मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं और जो पूरी की पूरी क्लास है वो कौन कौन एक्सेस कर सकता है, मैं उसका ध्यान रख सकूं। आई शुड बी एबल टू मॉनिटर दैट। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द बिल्डिंग सिक्योर मॉड्यूलर कोड वाइल डिजाइनिंग लार्ज एप्लीकेशंस। तो ठीक है जी, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स होता है हमारे पास, होता है प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तो ये 4 टाइप के होते हैं हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं फटाफट कि कौन कौन से होते हैं, बहुत इजी है। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक का मतलब होता है जो सबको सबके लिए फ्री हो, है। तो मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद इन द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग अदर पैकेजेस। तो मतलब भाई प्रोजेक्ट के अंदर आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं, अदर पैकेज, सेम पैकेज, डज नॉट मैटर, कहीं भी यूज करो, पब्लिक है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है प्राइवेट। तो प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर्स डिक्लेयर्ड प्राइवेट आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास। तो अपनी क्लास के अंदर तो यूज कर सकते हो बट उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। मतलब एक पैकेज क्या होता है, जो हमारी बहुत सारी फाइल्स होती है ना, उनके ग्रुप को हम कहते हैं, उनका जो फोल्डर होता है उसको हम कहते हैं पैकेज। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं फाइलों के, है। तो वो क्या हुआ, ये हमारा पैकेज है और ये बाकी पैकेजेस हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं। तो पब्लिक क्या कहता है, पब्लिक कहता है कि भाई किसी भी पैकेज में यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और प्राइवेट कहता है कि भाई मेरे पैकेज के अंदर भी सिर्फ मेरी क्लास यूज कर सकती है और कोई यूज नहीं कर सकता, जो मैंने क्लास डिफाइन करी है वही यूज कर सकती है और कोई यूज नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड क्या कहता है, प्रोटेक्टेड कहता है मेंबर्स डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज, कि भाई सेम पैकेज में तो चलो कोई भी कर ले। ठीक है। पर बाहर जब मैं जाता हूँ, व्हेन आई गो टू अ डिफरेंट पैकेज, तो सिर्फ चाइल्ड क्लासेस, जो सेम क्लास की जो चाइल्ड क्लास है वो ही उनको यूज कर सकती हैं जिन्होंने इनहेरिट कर रखा है। ठीक है जी। और हमारे पास कौन सा है, हमारे पास डिफॉल्ट। इफ नो एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड, कि अगर तुमने कोई स्पेसिफाई किया ही नहीं है तो क्या वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में चला जाता है। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई सिर्फ अपने पैकेज में काम करो, दूसरे के पैकेज में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं ध्यान से, बिल्कुल बहुत इजी कंसेप्ट है। एक बार इसकी टेबल देख लेते हैं। तो पब्लिक क्या कहता है, पब्लिक कहता है कि अपने पैकेज में काम कर रहे हो, ठीक है, दूसरे पैकेज में भी कर लो, क्योंकि भाई पब्लिक है, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, डू व्हाटएवर यू वांट, वेयर एवर यू वांट। ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्राइवेट। प्राइवेट क्या कहता है, भाई सिर्फ अपनी क्लास में काम करो, सेम क्लास, सबसे ज्यादा प्राइवेट। ठीक है, अपने पैकेज में भी काम करने की जरूरत नहीं है, किसी और पैकेज में भी काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर क्या कहता है, प्रोटेक्टेड आता है हमारे पास। प्रोटेक्टेड कहता है सेम क्लास, हाँ जी, सेम पैकेज में तो सब में कर लूंगा मैं, सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास, मैं सेम पैकेज में हर जगह काम करता हूँ। पर जब डिफरेंट पैकेज की बात आती है तो प्रोटेक्टेड क्या करता है, सिर्फ उन्हीं चाइल्ड क्लासेस पे ही काम करता है। ठीक है, कि सिर्फ सब क्लासेस यूज कर सकती हैं और बाकी के लोग नहीं कर सकते। और डिफॉल्ट क्या कहता है, डिफॉल्ट कहता है कि भाई मेरे पैकेज में कोई भी यूज करे बट बाहर के पैकेज का कोई भी यूज ना करे। ठीक है जी। अब हम आ गए हैं अपने इनकैप्सुलेशन पे। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो जैसे हमारे पास एक कैप्सूल होती है, ठीक है, इसके अंदर एक जो पिल होती है हमारी, जिसके अंदर दवाई होती है, जो दवाई को बंडल करके रखती है। ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जो हमारे 4 पिलर्स होते हैं उनमें से एक होता है। 4 पिलर कौन कौन से, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है, ये एक पिलर है। तो इससे क्या होता है, इनकैप्सुलेशन रेफर करते हैं हम बंडलिंग ऑफ डेटा को, कि भाई डेटा को बंडल करके रखना है, फील्ड्स एंड वेरिएबल्स को और मेथड को, that operate on the data into a single unit, typically a class. It also involves restricting direct access, तो भाई डायरेक्ट एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करेंगे, है ना, टू द डेटा, मेकिंग इट प्राइवेट एंड प्रोवाइडिंग कंट्रोल्ड एक्सेस, कि भाई एक्सेस सबके पास ना हो, थ्रू पब्लिक मेथड सच एज गेटर्स और सेटर्स। अब हम देखते हैं व्हाट आर गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड और अनइंटेंडेड मॉडिफिकेशन से। तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमको। इसके कौन से की पॉइंट्स है, कि भाई डेटा हाइडिंग है, डेटा हाइड करता है, कंट्रोल्ड एक्सेस, पता होगा कि कौन कौन कंट्रोल कर सकता है, और बंडलिंग, कि डेटा मेथड्स को जो इकट्ठे हैं उनको साथ रखेगा। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, डेटा प्रोटेक्शन के लिए, इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी के लिए, मेंटेन रहेगा, मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव होगी, कोड इंप्रूव होगा,
है ना, मॉड्यूलैरिटी के लिए कि मतलब रिलेटेड डेटा और बिहेवियर करने रिलेटेड डेटा और बिहेवियर करने वाले सब इकट्ठे रहेंगे, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। सो आ जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी, तो डेवलपर्स लॉजिक ऐड कर सकते हैं सेटर और गेटर में, ठीक है। अब क्या हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं यार, सेटर और गेटर क्या होता है। सेटर हम रेफर करते हैं उसको जो सेट करता है, और गेटर हम करते हैं जो गेट करता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, मेथड्स हैं। अब देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन हो कैसे रही है, ठीक है। तो और इसी में हम बता देंगे कि भाई मतलब सेटर कहाँ यूज हो रहा है, गेटर कहाँ यूज हो रहा है, इसी में हम सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले बनाई पब्लिक क्लास स्टूडेंट, तो हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि प्राइवेट इंट नेम, प्राइवेट इंट एज और प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, तो क्या किया मैंने, इसका नाम जो था और एज जो थी मैंने उसको क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया, डेटा को हाइड कर दिया कि अब इसे सिर्फ यही क्लास यूज कर सकती है और कोई क्लास यूज नहीं कर सकती, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, बट मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा जो पासवर्ड है, मेरा जो नाम है, मेरा जो एज है, वो कम से कम मैं तो यूज कर पाऊँ एक एप्लीकेशन के अंदर, है ना। सो आई वॉन्ट टू यूज दैट, बट ओनली आई वॉन्ट टू यूज दैट, सो आई वॉन्ट, तो मेरे यूज करने के लिए हम क्या बनाएंगे, हम दो पब्लिक मेथड बनाएंगे, ठीक है। पहला पब्लिक मेथड हम बनाएंगे गेटर का, कि गेट नेम, मतलब जो मुझे रिटर्न करे मेरा नाम, कि भाई अब भी मेरा नाम क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, और हमने क्या रिटर्न किया, नेम रिटर्न कर दिया, हमने इसको पब्लिक रखा है ताकि मैं सब एक्सेस कर पाए, ठीक है जी। यहाँ पे हमने प्राइवेट किया था, प्राइवेट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स लेंगे, एट्रीब्यूट्स को हम क्या करेंगे, प्राइवेट करेंगे। फिर हम क्या लेंगे, फिर हम मेथड बनाएंगे जो क्या कर रहा होगा, इन एट्रीब्यूट्स को रिटर्न कर रहा होगा, और उसको हम क्या बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे, ताकि वो हम एक्सेस कर पाए। अब देखो, पब्लिक वॉइड सेट नेम, हमने सेट नेम में क्या डाला है, स्ट्रिंग न्यू नेम, ठीक है। तो अब जब भी मैं सेट नेम मेथड कॉल करूंगी, मैं उसमें एक पैरामीटर डालूंगी, अब वो पैरामीटर क्या होगा, मेरा नाम चेंज कर देगा। तो गेटर किस लिए होता है, रिटर्न करने के लिए कि भाई अभी आपका नाम ये है, और सेटर किस लिए होता है, सेट करने के लिए कि भाई अब आपका नाम ये है, क्योंकि आपने मेरे को बोला कि चेंज कर दो तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो गेटर और सेटर होता है इसलिए। ऐसे ही हम बना सकते हैं गेट एज, और ऐसे ही बना सकते हैं सेट एज। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि भाई देखो मेरी एज जो है ना वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि गलती से इनवैलिड एज चली जाती है, ठीक है। तो कुछ भी गलती से भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए डेटा के साथ, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मतलब दैट इज अनइंटेंडेड और अनइंटेंशनल, ठीक है, या फिर अनऑथराइज। तो अब मैं क्या बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी भाई जो ये इंट एज वाला सेट एज है ना, पहले इसे चेक करोगे कि जो न्यू एज जो हम भेज रहे हैं एज, वो 0 से ज्यादा है, अगर वो 0 से ज्यादा है तो वैलिड है, डाल दो जी, एज इक्वल टू न्यू एज कर दो, चेंज कर दो डेटा में। मगर अगर नहीं है, एल्स क्या करोगे, इनवैलिड एज प्रिंट करवा दो, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक बार टेस्ट करके देखेंगे। हमने बनाया मेन मेथड, मेन मेथड में हमने स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट का, सेट नेम किया, सेट एज किया, ठीक है, और फिर क्या किया, गेट नेम और गेट एज से प्रिंट करवा दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे सेट एज को -5 ट्राई डालने का, तो ये क्या शो करेगा, ये हमें इनवैलिड मैसेज शो करेगा। एक बार ध्यान से देख लेते हैं हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपनी क्लास बनाई, पब्लिक क्लास बनाई, ठीक है। फिर हमने उसके एट्रीब्यूट्स को क्या किया, प्राइवेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने दो मेथड बनाए, गेट नेम और सेट नेम, गेटर और सेटर मेथड बनाया, और उनको क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। और ये क्या रिटर्न करेंगे, ये करेंगे या तो ये चेंज करेंगे डेटा के अंदर, या तो ये रिटर्न करेंगे मुझे मेरा डेटा। तो ऐसे हम परफॉर्म करते हैं इनकैप्सुलेशन विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड एंड सेट मेथड, ठीक है, गेटर और सेट के थ्रू। अब आ जाता है हमारे पास जावा का एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पिलर आ गया है, एब्स्ट्रैक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। तो अब जैसे मेरे पास आ जाता है टीवी का रिमोट, ठीक है। अब मैं बटन, अगर मुझे टीवी खोलना है तो मैं क्या करूंगी, बटन दबाऊंगी, मुझे नहीं पता कि उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ठीक है, बट मैं बटन दबाने से मेरा टीवी ऑन हो सकता है। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे अपना काम कैसे निकलवाना है, जैसे मैं फोन यूज कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे फोन में क्या क्या सर्किट है, मुझे नहीं पता कि मेरे फोन में कैसे कैसे एप्लीकेशन है, कौन से गेट्स हैं, बट मुझे पता है कि मुझे अगर मैसेज सेंड करना है तो मुझे मैसेज ऐप खोलना है, फिर टाइप करना है। तो जो जो चीजें मेरे परफॉर्म करने के लिए, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, वो मुझे पता है, बट उसके बैकग्राउंड की चीज नहीं पता। इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है जी। तो एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव की जा सकती है, विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस, ठीक है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस क्या होता है ये देखेंगे। इंटरफेस हम बहुत सुनते आ रहे हैं, बट अभी तक हमें पता नहीं है क्या होता है।
तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड होता है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है? ये एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। तो हमने क्या पढ़ा? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो है नॉन एक्सेस मॉडिफायर यूज फॉर क्लासेस एंड मेथड्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ये एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। तो मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, और फिर हमें कराना पड़ेगा इनहेरिट कोई दूसरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब ये जो हमने क्लास इनहेरिट कराई है, ये जो चाइल्ड क्लास है, जो सब क्लास है, ये बनाएगी ऑब्जेक्ट। कोई एक्स्ट्रा क्लास जो होता है वो अपना ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता है, उसको एक बीच में मिडिलमैन चाहिए, उसे एक बीच में क्लास चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पर। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स सिर्फ दिए जा सकते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो इट डज नॉट हैव अ बॉडी, द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय सब क्लास। एक बार इसको नीचे चल के देखते हैं, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखते हैं कि द इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर्स अलाउड होते हैं, बट वी कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लास विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऐसा हो सकता है कि जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही ना। ठीक है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जरूरी नहीं है कि मेथड हो, बट जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, देयर कैन बी अ फाइनल मेथड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, बट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन क्लास कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज फाइनल। मतलब देखो, एक फाइनल मेथड हो सकता है क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास के अंदर तो बहुत सारे, एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होंगे, कोई एब्स्ट्रैक्ट होगा कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो फाइनल मेथड्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो सकते हैं, बट क्या है, हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा ना वो फाइनल नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि क्लास कैन कंटेन एटलीस्ट वन, if a class contain at least one abstract method then it compulsory should be declared as a abstract। तो यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, अगर वो आपको कहीं मिलते हैं, अगर वो आपको किसी क्लास के अंदर मिलते हैं, तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहीं नॉर्मल क्लास के अंदर नहीं हो सकते, बट नॉर्मल मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, इसे एक बार ढंग से पढ़ लेना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आ जाएगा इफ चाइल्ड क्लास is unable to provide implementation to all abstract methods of parent class, then we should declare child class an abstract class so that next level child class could provide the implementation to the abstract method। तो जो हमारे abstract method होते हैं ना, ये complete methods नहीं होते हैं। जो भी हमारा abstract method होगा वो मेरा complete method नहीं है। तो मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी कोई abstract class है और इसमें कोई incomplete method है, अगर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास वो मेथड कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो वो चाइल्ड क्लास भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और अगर उसने कंप्लीट कर दिया, अगर उसने वो मेथड कंप्लीट कर दिया, तो वो फिर नॉर्मल क्लास है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ एग्जैक्टली, कोड में देखते हैं कि भाई क्या हो क्या रहा है। तो यार देखो, मैंने बनाई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एनिमल, और इसमें है दो मेथड्स। तो जो वाइड स्लीप मेथड है, तो ये क्या है? ये कंप्लीट मेथड है। बट ये जो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मेक साउंड, ये जो मेक साउंड वाला मेथड है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये क्यों एब्स्ट्रैक्ट है? क्योंकि इसमें मैं कुछ करा ही नहीं रही हूँ, ये तो इनकम्प्लीट है। इसका तो मैंने कुछ कमांड्स दी नहीं है कि भाई ऐसे खोल के, मतलब करली ब्रैकेट्स खोल के, तो ये तो इनकम्प्लीट है।
ठीक है, ये मैंने बस डिफाइन कर दिया कि भाई हाँ है, बट इसमें क्या है क्या नहीं है ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये तो ये इनकम्प्लीट मेथड है। तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की वजह से जो हमारी क्लास है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई है क्लास डॉग, और ये एक्सटेंड करती है एनिमल को। तो ये क्या कर रही है, ये जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वॉइड मेक साउंड, तो ये वॉइड मेक साउंड को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। इसीलिए क्या है, ये नॉर्मल क्लास है। मगर अगर बाई चांस ये इनकम्प्लीट कर देती, इसको ये भी इनकम्प्लीट रखती, अपने कुछ मेथड डाल रही है बट ये वाला मेथड मेक साउंड को कंप्लीट नहीं कर रही होती, तो मुझे डॉग को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास घोषित करना पड़ता। एक बार दोबारा देखते हैं मैं क्या कह रही हूँ। देखो, जो मेरे पास एनिमल क्लास थी उसके अंदर कुछ कुछ मेथड्स थे, ठीक है। ये जो मेरी एनिमल क्लास है इसके अंदर है कुछ कुछ मेथड्स। तो ये तो देखो, ये एक है कंक्रीट मेथड कि भाई मैंने तो सब बता रखा है कि वर्ड स्लीप, तो स्लीप करते हुए आप क्या प्रिंट करोगे, स्लीपिंग। तो ये क्या है, कंप्लीट है। बट ये वाला जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मेड साउंड, इसमें तो मैंने करली ब्रैकेट्स डाल के कुछ करवाया ही नहीं, तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है, ये पूरा नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये बाद में इसके बच्चे कभी पूरा करेंगे, जो लाइक इस जो क्लास है इसकी चाइल्ड क्लासेस या सब क्लासेस कभी बाद में जाके पूरा करेंगे, ये वो मेथड है। इसीलिए हमारी क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई इनकम्प्लीट मेथड हो, बट हमारे जो इनकम्प्लीट मेथड है ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तब मैंने क्लास बनाई क्लास डॉग, जो एक्सटेंड करती है एनिमल को। तो मतलब क्या है, ये इसकी सब क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने बनाया अपना जो वॉइड मेक साउंड वाला मेथड था, है ना, जो इसके पेरेंट्स का था, जो इनकम्प्लीट था, इसको क्या कर दिया, इसने कंप्लीट कर दिया। दैट्स वाई जो डॉग क्लास है ये एक नॉर्मल क्लास है, और इसका क्या बन सकता है, इसका एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, जहां पे हमने बना दिया। ठीक है, अगर ये अगर ये भी मेक साउंड वाले मेथड को इनकम्प्लीट रखती, तो ये भी क्या हो जाती, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती। अब आ जाते हैं हम की फीचर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में। तो एब्स्ट्रैक्शन के की फीचर्स क्या है, एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड शोज ओनली द एसेंशियल फीचर्स। Abstract classes may have methods without implementation but must be implemented by subclasses. And by abstracting functionality, changes in the implementation does not affect the code that depends upon abstraction. ठीक है, अब हम आ गए अपने इंटरफेस पे। So what are interfaces? So another way to achieve abstraction in Java is with interfaces. ठीक है, अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इज अ कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो भाई ये पूरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड मेथड्स विद एम्प्टी बॉडीज। तो इसमें क्या होता है, रिलेटेड मेथड्स, जो भी मतलब साथ में मेथड्स हैं जो रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, रिलेटेड मेथड्स जो मतलब मान लो कि कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कुकिंग करते हुए हमारे पास क्या है, वॉशिंग वेजिटेबल्स एक मेथड है, कटिंग वेजिटेबल्स एक मेथड है, बॉइलिंग वाटर एक मेथड है। तो ये सारे मेथड क्या हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे बट एम्प्टी बॉडीज के साथ, पता ही नहीं है कि क्या करना है बीच में, पता ही नहीं है कि इसमें क्या करना है। तो बॉडी, इनकी बॉडीज क्या होंगी, इनकी बॉडीज होंगी एम्प्टी। ठीक है, नोट ऑन इंटरफेस, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेसेस कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह हम इंटरफेस को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इंटरफेस मेथड्स में डू नॉट हैव अ बॉडी, इनकी मेथड की बॉडी नहीं होती है। On implementation of an interface, you must override all of its method. ठीक है, very easy, very simple to understand. Interface methods are by default abstract and public. तो by default क्या होते हैं इंटरफेस के मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होते हैं। और जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होता है, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। ठीक है, और इंटरफेस कैन नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर, तो ये कंस्ट्रक्टर को कंटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक इंटरफेस के एग्जांपल पे। चलो देखते हैं कि कैसे बनता है। तो यार मेरे पास क्या था, इंटरफेस फ्लाईएबल, फ्लाईएबल। ठीक है, तो ये मतलब ये फ्लाई कर सकता है, और वॉइड फ्लाई करके एक ही यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जो सिर्फ डिक्लेयर कर रखा है बट इसमें कुछ है नहीं, एम्प्टी बॉडी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे आ गया इंटरफेस फ्लाईएबल। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, जैसे हम एक्सटेंड करते हैं क्लासेस को, वैसे हम इंटरफेस को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे।
और @ ओवरराइड करके अपना वॉइड जो वॉइड फ्लाई था, जो हमारा मेथड था, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लास बर्ड ने किया है, यहाँ पे एयरप्लेन ने किया है। ठीक है, एक बार इसे ध्यान से समझ लेते हैं और फिर क्या कर सकते हैं, हम इनका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इंटरफेस का अपने आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मगर इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करा के किसी क्लास का वो बना सकते, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये इंटरफेस था, है ना, एम्प्टी मेथड था, और यहाँ पे जो हमारे पास दो क्लासेस हैं, इन्होंने इस मेथड को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, और इसीलिए हमने इनका क्या बनाया है, नीचे ऑब्जेक्ट बनाया है। ये देखो, न्यू बर्ड न्यू प्लेन। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, पहले पूछते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, दैट मींस रन टाइम। तो रन टाइम में जब हम प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, कोई एक्सेप्शन आ गया, कुछ ऐसा हो गया जिससे हमारा जो फ्लो था वो डिसरप्ट हो गया, वहीं अटक गया प्रोग्राम, जो हमारा एरर आ गया, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे। तो इट कैन बी हैपन बाय अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स। ठीक है, जैसे इनवैलिड सिंटैक्स हो गया, डिवाइडिंग बाय जीरो हो गया, ट्राइंग टू ओपनिंग अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दीज आर सम एक्सेप्शंस, है ना। सो हमारे पास नीचे एक्सेप्शन है, अभी हम देखते हैं एक्सेप्शंस को। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इन एक्सेप्शंस को हैंडल करना, कि ये एक्सेप्शंस हमारे कोड को इतना प्रभावित ना करे, इतना हमें हमें इम्पैक्ट ना करे। ये तो हमारे पास देखो बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, आईओ एक्सेप्शन हो गया, नो सच फील्ड एक्सेप्शन हो गया, नो सच मेथड एक्सेप्शन हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इनको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट थोड़े बहुत पता होने चाहिए। जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन किस लिए यूज होता है, जब डिवाइड बाय जीरो हो जाता है, कोई अरिथमेटिक एक्सेप्शनल कंडीशन हो जाती है अरिथमेटिक ऑपरेशन करते करते, क्लास नॉट फाउंड जब हमें क्लास नहीं मिलती है, फाइल नॉट फाउंड जब फाइल नहीं होती है, एक्सेसिबल नहीं होती है ना, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जब थ्रो करते, जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल हो जाता है। ठीक है, वेरी इजी वेरी सिंपल, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बस ज्यादा इतना डिटेल में पता नहीं होना चाहिए कि कौन सा एक्सेप्शन क्यों यूज होता है, बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और अब हमारे पास आ जाता है कि हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हैंडलिंग के लिए होता है ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, सो ट्राई एंड कैच ब्लॉक कैसे होता है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक में हम क्या करते हैं, ये रहा। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक में हम अपना वो कोड डालेंगे जिसमें हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, और कैच ब्लॉक में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम ये वाला कोड डालेंगे, भाई अगर एक्सेप्शन आ गया तो तुमको क्या करना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आ जाता है ट्राई। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा ट्राई ब्लॉक, कि भाई ट्राई करा दो ये पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, कोई भी चीज है ये ट्राई करवा दो। अगर इसमें एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक कैच लिखूंगी मैं, उसके बाद क्या करूंगी, स्मॉल करली ब्रैकेट्स में किस प्रकार का एक्सेप्शन आ सकता है वो लिखूंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कैसे एक्सेप्शन आएगा तो एक एक्सेप्शन ई डाल देंगे जो पूरी क्लास है। ठीक है, अब हमने क्या किया, करली ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख दी कि जो अदरवाइज करनी है, मतलब अगर ये चली तो चली, अगर इसमें आ गया हमारा एक्सेप्शन तो तुम कैच कर लेना एक्सेप्शन को और ये वाली स्टेटमेंट चला देना। ठीक है, बट अगर इस ट्राई एंड कैच ब्लॉक के बाद हमें कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, जो हमें पता है कि भाई पक्का है, पक्का एग्जीक्यूट कराना है, अगर ट्राई चलता है तब भी एग्जीक्यूट होगा, अगर ऐसी कोई चीज है जो मुझे पक्का बाय पक्का एग्जीक्यूट करानी है, कि ट्राई हो तब भी करानी है, कैच हो तब भी करानी है, तो उसको मैं डालूंगी अपने फाइनली कीवर्ड में। तो क्या लिखूंगी, लास्ट में लिखूंगी फाइनली, और दो करली ब्रैकेट बनाऊंगी और उसमें अपना सारा प्रोग्राम लिख दूंगी कि भाई आई वॉन्ट दिस थिंग टू बी हैपन एट द लास्ट। ठीक है, वेरी इजी। ट्राई क्या करेगा, ट्राई में आप वो कोड डालोगे जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, कैच में क्या डालोगे, कैच में आप वो डालोगे जो आपको करना है एक्सेप्शन कैच करने के बाद। आपने ट्राई किया कि भाई ये कोड ट्राई कर दो, बट भाई इसमें आ गया एक्सेप्शन, तो क्या किसमें चला जाएगा, एक्सेप्शन चला जाएगा कैच ब्लॉक में। कैच क्या करेगा, एक्सेप्शन कैच कर लेगा और जो आपने बोला है कि जो आप कोड लिखोगे कैच ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद क्या आएगा, फाइनली आएगा, तो फाइनली में आप क्या लिखोगे, फाइनली में आप वो चीज लिखोगे जो आपको इन द एंड 101% करवानी है, ट्राई हो या कैच हो करवानी ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास जावा में आते हैं दो तरीके के एक्सेप्शन। सबसे पहले होता है चेक्ड एक्सेप्शन और फिर होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो चेक एक्सेप्शन कौन से होते हैं, जो कंपाइल टाइम पे होते हैं, और अनचेक्ड होते हैं जो रन टाइम पे होते हैं। ठीक है,
इसकी बेस क्लास होती है एक्सेप्शन और इसकी डिराइव्ड क्लास होती है रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसमें ज्यादा मत घुसना नहीं है, बट वी शुड नो बेसिक थिंग्स अबाउट दिस। तो चेक्ड में क्या होता है, चेक में एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे फाइल आईओ होता है, डेटाबेस कनेक्शन इशू होता है। ठीक है, तो इसे हम ट्राई और कैच ब्लॉक से हैंडल कर सकते हैं। मगर अनचेक्ड में क्या होता है, अनचेक्ड में कुछ लॉजिकल, जो हम लॉजिकल एरर्स करते हैं, अनचेक एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, और इसमें नो हैंडलिंग रिक्वायर होती है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये सब चेक्ड के हैं क्योंकि हम इसे चेक कर सकते हैं, ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होते हैं। मगर जो अनचेक्ड होते हैं, ये होता है प्रोग्रामिंग बग्स, जो होते हैं लॉजिकल एरर की वजह से, कि जो प्रोग्रामर की गलती की वजह से हो रहे हैं, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। और फिर हमारे पास आते हैं कुछ कुछ कीवर्ड्स जो हमें बहुत 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 नीडेड है। जैसे जावा में आता है फाइनल कीवर्ड, फाइनली और फाइनलाइज में डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, जावा में फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज। ठीक है, सो फाइनली इज द कीवर्ड दैट वी यूज फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शंस। तो अभी हम देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या काम होता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है, जब फॉर इम्यूटेबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस इन वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लासेस। तो ये कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ताकि जो भी वैल्यू है, जो भी वेरिएबल है, जो भी मेथड है ना, वेरिएबल, मेथड और क्लास, ये कांस्टेंट रहे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि गलती से भी कोई फाइनल में पाए मेरे जो कोड है, ठीक है, तो ये जो मेरा मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था पाई डबल पाई। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी वैल्यू कोई भी गलती से भी चेंज ना कर दे और इसकी वैल्यू 3.14 ही रहे। तो मैं क्या करूंगी, इसके आगे मैं लगा दूंगी फाइनल कीवर्ड, फाइनल डबल पाई। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, फाइनल क्या करेगा, कांस्टेंट रखेगा इसकी वैल्यू हमेशा। ठीक है, इसकी वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या होगा, फाइनली, तो फाइनली ब्लॉक क्यों यूज किया जाता है, फाइनली ब्लॉक यूज किया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ये जो ऐसे हमने पढ़ा कि फाइनली जो कोड हमेशा एग्जीक्यूट करना ही होता है, उसमें यूज किया जाता है। और फाइनलाइज यूज किया जाता है, फाइनलाइज मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लासेस यूज फॉर क्लीन अप बिफोर गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन करने से पहले, क्लीन अप के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं फाइनली को। तो फाइनली किससे, फाइनलाइज किससे रिलेटेड है, गार्बेज कलेक्शन से। फाइनल किससे रिलेटेड है, कांस्टेंट से। फाइनल आएगा कांस्टेंट, फाइनली आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, और फाइनलाइज आएगा गार्बेज क्लीनअप। ठीक है, अब हम बात करते हैं जावा में थ्रो और थ्रोज कीवर्ड की। तो भाई क्या होता है कि थ्रो कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन फ्रॉम अ मेथड और एनी ब्लॉक ऑफ कोड। जब हम चाहते हैं कि कोई एक्सेप्शन हम थ्रो करें, हम चाहते हैं कि खुद ही एक्सेप्शन आ जाए कि भाई ऐसी कोई कंडीशन है ना, तो पूरा मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जिससे मेरा पूरा कोड क्या कहते हैं डिसरप्ट हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा मेरे कोड में। तो मैं चाहती हूँ कि भाई अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो फटाफट एक्सेप्शन थ्रो करो और वहीं रोक दो फ्लो को। ठीक है, तो मैं इसमें यूज करूंगी जावा थ्रो का। जैसे क्या होगा, वी कैन थ्रो आइदर चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस। द थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज टू थ्रो कस्टम एक्सेप्शंस। तो मैं चाह देखो, जैसे यहाँ पे है इंट a इज इक्वल्स टू 10, इंट b इज इक्वल्स टू 0। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी जो ये वाली स्टेटमेंट है ये तब हो जब b की वैल्यू 0 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो b आ ही नहीं सकता है ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये लाइन एग्जीक्यूट ही ना हो। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिख दूंगी इफ b इज इक्वल्स टू 0 देन थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और इसमें आप क्या लिखोगे, डिवाइड बाय 0। ठीक है, सो अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये थ्रो कर देगा एक न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन को। समझ रहे हैं, जब अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जो मेरे क्या कहते हैं कोड के लिए अच्छी नहीं है, जो मैं चाहती हूँ कि ना हो, और वो पूरा कोड, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, मैं चाहती हूँ कि भाई पूरा कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ही मतलब आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए और वही रुक जाए कोड जितना है, मैं नहीं चाहती कि आगे का कोड रन हो। तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ थ्रो भले। और वही मैं थ्रोज कहाँ यूज करती हूँ, थ्रोज मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि भाई दिस इंडिकेट्स दैट मेथड माइट नाउ थ्रो वन ऑफ द लिस्टेड टाइप ऑफ एक्सेप्शन। मैं चाहती भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अभी जो मैंने कोड लिखा है ना, ये कोई एक्सेप्शन थ्रो करने वाला है। तो मैं क्या करूंगी, मैं जावा जेवीएम को बोलूंगी कि भाई अब जो मैं कोड लिख रही हूँ, दिस इज गोइंग टू थ्रो एन एक्सेप्शन, दिस माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, सो प्लीज हैंडल इट। ठीक है, जब मैं ट्राई और कैच ब्लॉक नहीं लगाती हूँ,
तो मैं क्या करती हूँ, थ्रोज यूज करती हूँ। मैं जेवीएम को बताती हूँ कि प्लीज हैंडल द एक्सेप्शन, अगर यहाँ पे मैं जो लिख रही हूँ उसमें एक्सेप्शन आ जाए तो आप उसे हैंडल कर लो। तो जैसे अभी हमने क्या किया है, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड रीड फाइल, ठीक है, फिर स्ट्रिंग नेम डाला है, फिर थ्रोज आयो एक्सेप्शन, मतलब मैं बता रही हूँ कि भाई अब जो मेरे ये कोड है, ये जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है, इसमें आ सकता है कोई एक्सेप्शन, और आपको क्या करना है, इसे हैंडल करना है, ठीक है, सिंपल इजी। द कॉलर टू यूज दिस मेथड्स हैज टू हैंडल द एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। तो क्या ट्राई कैच ब्लॉक के जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है, थ्रो यूज कर रहे हो, थ्रोज यूज कर रहे हो। या फिर हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, थ्रो क्या करता है, एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, यूज करके कि हम जानबूझ के चाहते हैं कि एक्सेप्शन थ्रो करे, और थ्रो क्या करता है, हैंडल करता है एक्सेप्शंस को, ये डिक्लेयर करता है कि भाई अब जो है ये मेथड वन और मोर एक्सेप्शंस फेंक सकता है मेरी तरफ, सो आई हैव टू हैंडल दिस, ठीक है, ये जानबूझ के फेंकेगा और ये उसको हैंडल करेगा, ठीक है। दिस इज यूज इनसाइड अ मेथड और अ ब्लॉक ऑफ कोड, दिस इज यूज इन मेथड सिग्नेचर, ठीक है। यूजेज क्या है, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन दोनों भेज सकता है क्या, और ये क्या है, ये सिर्फ चेक्ड एक्सेप्शंस के लिए यूज होता है कि भाई अनचेक्ड को, अनचेक्ड तो भाई प्रोग्राम की गलती है, ये तो बग है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ चेक्ड एक्सेप्शंस को चेक कर सकता है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, मेथड और ब्लॉक थ्रोज एक्सेप्शन, और ये करता है इमीडिएटली स्टॉप कर देता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, कि भाई अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो यहाँ पे एरर डाल दो, एरर आ जाएगा और अब आगे की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जबकि थ्रोज क्या करता है, थ्रोज करता है, ये कॉलर का मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शन, तो इस ये चाहता है कि भाई हमारा कोड चलता रहे, अगर एक्सेप्शन आ जाए तो भी ये चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो एक कोड रोकना चाहता है और एक कोड चलाना चाहता है, और दोनों ही हमारे लिए काफी काफी नीडेड है। तो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है कलेक्शंस इन जावा। सो इन जावा अ सेपरेट फ्रेमवर्क named collection framework has been defined, which holds all the java collections and classes interface in it. तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक सेकेंड, ठीक है, हमारे पास जावा में एक सेपरेट फ्रेमवर्क होता है जिसे हम कहते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये क्या है, ये डिफाइन, ये होल्ड करता है जावा कलेक्शन क्लासेस को और इंटरफेस को, ठीक है। तो जो हमारा जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आएगा हमारा कलेक्शन क्लासेस और इंटरफेस, ठीक है। और जावा कलेक्शन इंटरफेस एंड मैप इंटरफेस आर टू मेन रूट इंटरफेसेस ऑफ जावा कलेक्शन क्लासेस, ठीक है। सो मैप इंटरफेस और कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है। और कलेक्शन में हमारे पास क्या है, हमारे पास सेट, लिस्ट और क्यू है, ठीक है। कलेक्शन के अंदर आते हैं सेट, लिस्ट और क्यू, और मैप में आते हैं एब्स्ट्रैक्ट मैप और सॉर्टेड मैप, ठीक है। अब आ जाते हैं पहला लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। तो अभी हमने देखा ऊपर कि भाई कलेक्शन में क्या है, लिस्ट है, सेट है और क्यू है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिस्ट की, ठीक है। सो की इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर, ठीक है। सो लिस्ट में क्या क्या आते हैं, एरे लिस्ट आता है, लिंक लिस्ट आता है और वेक्टर आता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं, ऑर्डर होती है लिस्ट, डुप्लीकेट अलाउ करती है और इंडेक्स एक्सेस हो जाता है, एक्सेस कर, हम एलिमेंट्स को पोजीशन के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स बनाने में हेल्प करती है, इंडेक्स के थ्रू हेल्प करती है, डुप्लीकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस इज इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। लिस्ट इंटरफेस में क्या आता है, एरे लिस्ट, वेक्टर और लिंक्ड लिस्ट। वेक्टर के अंदर आता है हमारा स्टैक। तो सबसे पहले आ गए हम जावा एरे लिस्ट में। तो जावा में एरे लिस्ट क्लास जो होती है, ये रीसाइजेबल एरे होता है, विच कैन बी फाउंड इन java.util पैकेज, ठीक है। तो हमें कौन सा पैकेज इंपोर्ट कराना है इसके लिए, java.util, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन अ बिल्ड इन एरे एंड एरे लिस्ट इन जावा। तो जो हमने पहले एरे पढ़ा था, है ना, याद है, हमने स्टार्टिंग में एक एरे पढ़ा था, और ये एरे लिस्ट है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है इज दैट द साइज ऑफ एन एरे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो जो एरे होता है उसका साइज क्या होता है, फिक्स होता है। तुम ऐड या रिमूव करते हैं जब हम एलिमेंट्स एरे से, तो हमें एक नया वन बनाना पड़ता है, जबकि हम एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं एरे लिस्ट से, और ये क्या होता है, रीसाइजेबल होता है, एरे लिस्ट इज रीसाइजेबल,
ठीक है। और सिंटेक्स भी क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है, हल्का सा सिंटेक्स डिफरेंट होगा। सब देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि हाउ डू वी मेक एन जावा एरे लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, import java डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, है ना। और एरे लिस्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले लिखते हैं एरे लिस्ट, फिर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ट्रायंगुलर्स। ठीक है, और इसमें हम क्या लिखेंगे, टाइप, किस टाइप का, फिर लिस्ट का नाम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड से एरे लिस्ट और ये ट्राइंगल्स के साथ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स हमें याद रखना है, पहले लिखना है एरे लिस्ट, फिर बनाने हैं अपने ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल में क्या आएगा, जो भी हमारा डेटा टाइप है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, फ्रूट्स के लिए लिखा है स्ट्रिंग और नंबर्स के लिए लिखा है इंटीजर्स। न्यू कीवर्ड आएगा और एरे लिस्ट करके ट्रायंगुलर ब्रैकेट लगा के खत्म कर देंगे। ओके जी, तो ये दिस इज हाउ वी मेक एन एरे लिस्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने जैसे वी हैव डिफाइंड कि भाई ऐसे होगा, तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एलिमेंट्स को। तो ऐड कैसे करेंगे, हमने अपनी एरे लिस्ट का नाम लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स, ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने फ्रूट्स को क्या किया था, डिफाइन कर दिया था। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने फ्रूट्स को क्या किया है, डिफाइन किया है, एरे लिस्ट स्ट्रिंग फ्रूट्स न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, यहाँ डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट ऐड करना है, तो डॉट ऐड ऑपरेटर का यूज करके, डॉट ऐड मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, एप्पल, बनाना और कोई भी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। तो हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, डॉट ऐड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, गेट करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग फ्रूट, यहाँ पे हमने वेरिएबल लिख दिया ताकि हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकें, फ्रूट्स डॉट गेट, और यहाँ पे क्या इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। सेट एन एलिमेंट, सेट कर सकते हैं, सेट कैसे करेंगे, डॉट सेट के यूज करके। डॉट सेट में पहले क्या करना है, हमें उसकी पोजीशन डालनी है, उसके बाद कॉमा और वो चीज डालनी है जो हमें सेट करनी है, किस पोजीशन में कौन सा वर्ड डालेंगे, ये भी हम सेट कर सकते हैं डॉट सेट के थ्रू। रिमूव कर सकते हैं, डॉट रिमूव कर सकते हैं, विद इंडेक्स रिमूव कर सकते हैं, विद नेम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, इंट साइज, साइज ऑफ लिस्ट गेट कर सकते हैं, जैसे मान लो कि डॉट साइज करके वी कैन गेट द साइज ऑफ फ्रूट्स, जो हमारी एरे लिस्ट है इसका साइज क्या है, हम ये भी पता लगा सकते हैं। अब हमने एरे लिस्ट पढ़ ली है, तो एक जावा में आती है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, सेम import java डॉट यूटिल डॉट लिंक लिस्ट इम्पोर्ट करवाया, उसके बाद हमने क्या किया, सेम जैसे हमने क्या था ना, लिंक लिस्ट, फिर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, है ना, ये ट्राइंगल आ जाएगा, फिर आ जाएगा इसमें टाइप स्ट्रिंग कार्स इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। यहाँ पे भी हम वैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों चलेगा, या तो आप ऐसे कर दो या तो आप स्ट्रिंग लिख के दोबारा कर दो। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इजी है। डॉट और वही सारे डॉट ऐड डॉट सेट डॉट रिमूव, वही सारे मेथड्स यूज होंगे, बिल्कुल इजी है, वही सेम मेथड्स यूज होंगे। लिंक लिस्ट इन जावा हैज ऑल द सेम मेथड्स एज एरे लिस्ट। ठीक है जी, बिकॉज दे बोथ इम्प्लीमेंट द लिस्ट इंटरफेस, क्योंकि दोनों लिस्ट इंटरफेस को यूज करते हैं, तो दोनों के मेथड्स क्या होंगे, सेम होंगे। दिस मीन्स यू कैन ऐड आइटम्स, चेंज आइटम्स, रिमूव आइटम्स एंड क्लियर द लिस्ट इन द सेम वे, बिल्कुल सेम वे में चलेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जावा स्टैक पे। तो अब हमने पढ़ना है स्टैक। तो जावा क्या होता है, स्टैक क्या होता है, इज अ क्लास दैट रिप्रेजेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने पढ़ा था स्टैक क्या होता है, स्टैक एक बाल्टी की तरह होता है, तो जो चीज आप सबसे पहले डालोगे, जैसे मान लो कि बुक 1 मैंने पहले डाली, फिर मैंने क्या डाली, बुक 2 डाली, फिर मैंने क्या डाली, बुक 3 डाली, एक बाल्टी के अंदर मैंने 3 बुक्स डाली, तो अब मैं सबसे पहले किसको एक्सेस कर सकती हूँ, मैं सबसे पहले बुक 3 को एक्सेस कर सकती हूँ, उसके बाद उसे निकालने के बाद मैं बुक 2 को एक्सेस कर सकती हूँ, उसके बाद मैं बुक 1 को एक्सेस कर सकती हूँ। तो क्या बोला उसने, लास्ट इन, थर्ड वाली कैसे आई थी, बिल्कुल लास्ट में आई थी थर्ड वाली बुक, पर मैं क्या कर रही हूँ, उसे फर्स्ट आउट कर रही हूँ, सबसे पहले वाली, सबसे लास्ट वाली बुक को सबसे पहले निकाला। ओके, सो दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट एक्सटेंड्स वेक्टर एंड इम्प्लीमेंट्स डीक्यू इंटरफेस। अब क्या करना है, फीचर्स होते हैं हमारे स्टैक में, क्या होते हैं भाई सब, पुश की एलिमेंट को ऐड किया टॉप ऑफ द स्टैक में। ठीक है, ये हमारे पास बुक 1 थी, ये बुक 2 थी, फिर बुक 3 आ गई, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं, पहले बुक 1 को पुश किया, फिर बुक 2 को पुश किया, बुक 3 को पुश किया। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं हम, पॉप, पॉप क्या होता है, रिमूव, तो रिमूव कहाँ से होगा, टॉप से होगा, तो जब सबसे जो सबसे लास्ट में डाला वो सबसे पहले पॉप होगा। पीक, व्यू द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेस हम किसे करेंगे, जो हमने लास्ट में डाला है, जो बिल्कुल टॉप पे है, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्टैक इज लाइक अ बकेट।
फिर आ जाता है सर्च, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ स्टैक। तो कोई भी पोजीशन ढूंढ सकते हैं हम कि भाई इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है स्टैक में। ठीक है, सो बेसिक ऑपरेशन है पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी चेक करना कि भाई एम्प्टी है कि नहीं है, सर्च करना किसी ऑब्जेक्ट को कि भाई है कि नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसे एक बार इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करा लिया java.util.stack को। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्टैक को अपना डिफाइन कर दिया। सेम वे में स्टैक इंटीजर, ठीक है, ट्राइंगल्स में से इंटीजर, फिर हमारा स्टैक आ गया, हमारे जो स्टैक का नाम है वो भी स्टैक है। फिर हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड स्टैक, और वही सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम वे में हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फाइनल इंट मैक्स साइज 3। तो हमारा जो मैक्स साइज है, मैक्सिमम साइज है स्टैक का, वो क्या है, 3 है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है पुश विद ओवरफ्लो एंड पॉप विद अंडरफ्लो कंडीशन। तो ओवरफ्लो कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है, तो जो हमारा स्टैक होता है वो किस तरह होता है, वो एक बाल्टी की तरह होता है ना, वो एक बाल्टी की तरह होता है। तो मैं उसमें क्या पुश करा रही हूँ, सबसे पहले मैंने उसमें क्या पुश कराया, B1 पुश कराया, B2 पुश कराया, फिर क्या पुश कराया, B3 पुश कराया। ठीक है, तो जो इसका मैक्स साइज था वो क्या था, 3 था। ठीक है, अब इसके आगे मैं कुछ पुश नहीं करा सकती हूँ, अगर मैं कुछ पुश कराऊंगी तो क्या कंडीशन आ जाएगी, ओवरफ्लो। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई ऐसी कंडीशन आए कि मैं क्या कहते हैं, जितना मेरा स्टैक है उससे ज्यादा मैं एलिमेंट्स पुश करा रही हूँ और फिर कोई एरर आ रहा है, कोई एक्सेप्शन आ रहा है, तो मैं ये चीजें नहीं चाहती हूँ। ठीक है, और सिमिलरली क्या होता है, जब मैं स्टैक से पॉप कराऊंगी, जब मैं स्टैक से कोई भी चीज पॉप कराऊंगी तो सबसे पहले क्या पॉप होगा, B3 पॉप होगा, फिर क्या पॉप होगा, B2 पॉप होगा, फिर क्या पॉप होगा, B1 पॉप होगा। पॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट। ठीक है, तो जब मैं डिलीट कर रही हूँ तो एक ऐसी कंडीशन भी आ जाएगी जब मेरा स्टैक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और मैं दोबारा पॉप कराने की कोशिश करूंगी, तब मेरे पास दोबारा एरर आ जाएगा, और मैं एरर नहीं लाना चाहती हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ कि भाई मैं ओवरफ्लो कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन, अंडरफ्लो मतलब कि मैं डिलीट कराना चाह रही हूँ पर स्टैक में तो कुछ है ही नहीं, स्टैक हो चुका है खाली, इसे हम कहते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे इफ और एल्स का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक आइट्रेशन के साथ चेक करेंगे स्टैक डॉट साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स साइज। ठीक है, तो जैसे ही ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा तो हम क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो कैन नॉट पुश आई। ठीक है, तो मैक्स साइज के इक्वल तो हो सकता है बट ओवर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे से इक्वल टू हटा लेंगे और ओवर ओवर। ठीक है, तो ओवरफ्लो होने के लिए क्या होगा, मैक्स साइज से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर स्टैक का साइज जो है वो मैक्सिमम साइज से ज्यादा हो गया तो मैं क्या बोलूंगी, भाई ओवरफ्लो कंडीशन कैन नॉट पुश। ठीक है, और एल्स में क्या करूंगी, एल्स में मैं क्या कर दूंगी, स्टैक डॉट पुश करके एलिमेंट को पुश कर दूंगी। ठीक है, आई को पुश कर दूंगी। ठीक है, और अंडरफ्लो में क्या होगा, अंडरफ्लो में भी हमें इसी प्रकार का कुछ इफ और एल्स लूप लगाना है। ठीक है, सो इफ द स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक डॉट इज एम्प्टी आ गया, तो आप क्या बोलोगे, अंडरफ्लो कंडीशन स्टैक इज एम्प्टी, और क्या एल्स में आप क्या कर दोगे, पॉप कर दोगे और स्टैक डॉट पॉप ऑपरेशन को कॉल कर दोगे। तो हमने जो ऊपर स्टैक के ऑपरेशंस पढ़े है ना, पुश, यहाँ पे आइटम आप अंदर भेजोगे। ठीक है, पुश करने के लिए पुश मतलब ऐड करना। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आप ब्रैकेट में क्या भेजोगे, वो एलिमेंट भेजोगे जो आप ऐड कर रहे हो। पॉप का मतलब रिमूव करना, तो टॉप एलिमेंट रिमूव होगा। पिक का मतलब देखना कि भाई कौन सा एलिमेंट है। इज एम्प्टी का मतलब चेक करना कि भाई स्टैक एम्प्टी है या नहीं, तो ये आपको क्या देगा, ट्रू या फॉल्स देगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, सर्च ऑपरेशन, कोई चीज सर्च करना कि भाई स्टैक में चीज है या नहीं है। ठीक है, सो अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, जो है हमारा सेट इंटरफेस। ठीक है, तो सेट क्या होता है, वी नो व्हाट इज सेट, जो हम मैथ्स में पढ़ते थे, सेट नंबर्स का सेट जिसमें कोई चीज रिपीट नहीं होती है ना। सो इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट। और इंपॉर्टेंस क्या है कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते, अनऑर्डर्ड हो सकता है। ठीक है, अनऑर्डर्ड भी हो सकता है और सॉर्टेड भी हो सकता है। यूज फॉर यूनिकनेस चेक, तो यूनिकनेस के चेक के लिए हो सकता है, जैसे मतलब मान लो यूनिक होना चाहिए यूजर नेम, आईडीज यूनिक होनी चाहिए, ईमेल एड्रेस यूनिक होने चाहिए। फिल्टर कर सकते हैं डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन में से डुप्लीकेट्स को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं हाउ डू वी मेक अ हैश सेट। तो चीजें ज्यादातर सेम ही वे में हो रही हैं, आराम से हो रही हैं, जैसे पहले बताया था वैसे ही हो रही हैं। तो एक बार देख लेते हैं हैश सेट को कैसे करते हैं। दोबारा हमने वही java.util.hashset को इंपोर्ट किया, java.util को इंपोर्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्रिएट करेंगे एक हैश सेट। क्रिएट कैसे होगा, हैश सेट ब्रैकेट में आ जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि हमारी जो कार्ड्स, जो हमारा जो हैश सेट है उसमें कौन सी वैल्यूज जाएंगी, स्ट्रिंग वैल्यूज जाएंगी। तो हमने क्या डाला, स्ट्रिंग डाला,
और यहाँ पे क्या आया, हमने दे दिया नाम कार, तो हमारे सेट का नाम क्या है, हैश सेट का नाम है कार, न्यू हैश सेट स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें भी हम सिर्फ ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, जरूरी नहीं है स्ट्रिंग लिखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कार्स डॉट एड वॉल्वो, कार्स डॉट एड बीएमडब्ल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, डॉट एड से ही ऐड करेंगे, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, सिमिलर सिमिलर सा है सबका फॉन्ट, ठीक है, सबका सिंटैक्स सेम है ऑलमोस्ट। प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं इफ एन आइटम एग्जिस्ट, तो कार्स डॉट कंटेन, ठीक है, ये मेथड आ जाएगा डॉट कंटेन, और हमने क्या भेज दिया इसमें फॉर्ड, ठीक है, चेक करो कि भाई फॉर्ड है या नहीं, ठीक है। सो अब क्या रिमूव के लिए क्या होगा, डॉट रिमूव आ जाएगा, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कार डॉट साइज भी आ जाएगा। तो दिस इज वेरी सिमिलर एंड वेरी इजी टू रिमेम्बर। जो मेथड्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ कुछ कुछ मेथड को ध्यान में रखना है, एक बार ही सबके मेथड्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास मैप इंटरफेस। तो मैप इंटरफेस क्या करता है, इसकी की इंप्लीमेंटेशन होती है हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप, और ये क्या करता है, ये स्टोर करता है की वैल्यू पेयर, जैसे डिक्शनरी में होता है ना, एक की है उसकी कोई वैल्यू है ना, जैसे हमारे पास क्या होता है की में, हमारे पास है एक की है हैप्पी, ठीक है, और इसका जो हमारा सिनोनिम है वो क्या है, इलेटेड, या आ जाएगा जॉय, ठीक है। सिमिलरली कीज मस्ट बी यूनिक, कीज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, और वैल्यूज क्या हो सकती है, वैल्यूज डुप्लीकेट भी हो सकती है, मान लो कि इलेटेड हैप्पी का है, ठीक है, और की है कोई और की है जिसका मतलब भी हैप्पी है, ठीक है। सो दीज आर वेरी, ठीक है, सो एफिशिएंट लुकअप, इंसर्ट और डिलीट बाय की, ठीक है। सो दिस वर्क्स एज अ डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी की तरह वर्क करता है, की के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यूज केसेस क्या होता है इसका, रिप्रेजेंट्स अ डिक्शनरी और अ लुकअप टेबल, और एसोसिएट्स वैल्यू विद की, जैसे स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट नेम से एसोसिएट कर दिया, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप से इंपोर्ट करवाया, क्रिएट किया अपना हैश मैप। तो हैश मैप में क्या होगा, पहले हम हैश मैप लिखेंगे, उसके बाद अपना ट्राइंगल बनाएंगे, और इस बार हम की और वैल्यू दोनों का डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे हैश मैप का, उसके बाद न्यू कीवर्ड हैश मैप, और दोबारा वही सेम चीज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैपिटल सिटीज डॉट पुट इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने कैपिटल सिटीज का किया, और मैंने की वैल्यूज कैसे ऐड किए, डॉट पुट करके, इसको ध्यान में रखना, ये आएगा डॉट पुट, ठीक है, दिस इज न्यू, इसको याद रखना, ठीक है भाई। कि हमें ऐड कैसे करनी है की वैल्यू पेयर्स को, डॉट पुट के मेथड से, ठीक है, और की और वैल्यू ऐसे डालनी है, कॉमा सेपरेटेड बाय अ कॉमा, ठीक है। प्रिंट करना है होल मैप को, ठीक है, पूरे मैप को प्रिंट करवाना है, हैश मैप को प्रिंट करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ऐसे करवा देंगे कैपिटल सिटीज, ठीक है, प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एल एन कैपिटल सिटीज। एक्सेस करना है कोई वैल्यू को यूजिंग अ की, तो क्या करेंगे, डॉट गेट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। कोई रिमूव करना है तो डॉट रिमूव का यूज करेंगे, तो डॉट गेट और डॉट पुट आर इंपॉर्टेंट, रिमूव तो हमारा सेम ही है, और कलेक्शन फ्रेमवर्क में डिफरेंस। तो कलेक्शन किसे रेफर करता है, कलेक्शन रेफर करता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड टुगेदर, जैसे लिस्ट सेट एंड ऑल। बट कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क है एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर जावा के अंदर जो रिप्रेजेंट करता है मैनिपुलेट करने के लिए, रिप्रेजेंटिंग एंड मैनिपुलेटिंग कलेक्शंस, ठीक है। सो ये बेसिकली किसमें यूज होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज होता है, ठीक है। फिर क्या है इसका स्कोप क्या है, एरेज, एरे लिस्ट एंड ऑल, और इसके लिए क्या है, सारे इंटरफेसेस आते हैं, क्लासेस आते हैं, एल्गोरिथम्स आते हैं जो जावा यूटिल में प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मेनी वेज, कस्टम एरेज, कस्टम क्लासेस, एरेज एक्सेट्रा, स्टैंडर्ड हायरार्की ऑफ इंटरफेसेस, ठीक है, एंड क्लासेस, ठीक है। तो जो हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमने पढ़ा था, कलेक्शन में क्या आता है, सिर्फ कस्टम क्लासेस आती हैं, एरेज आते हैं, वो जो हमने पढ़े थे, लिंक लिस्ट एंड ऑल, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, और क्या पढ़ा था, वेक्टर पढ़ा था और स्टैक पढ़ा था, ठीक है। मगर कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या आता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क में सब कुछ आता है, कैसे आता है, लिस्ट, लिस्ट आती है, लिस्ट के सारे पार्ट्स आते हैं, सेट आते हैं, सेट के सारे पार्ट्स आते हैं, ठीक है, मैप के भी सारे पार्ट्स आते हैं, ठीक है, क्यू के भी सारे पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो जो हमने अब वो देखा था ना डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग सब आता है। फिर आ जाता है हमारा एग्जाम्पल, एन एरे और अ कस्टम लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें क्या आता है, एरे लिस्ट, हैश मैप, ट्री, जावा डॉट यूटिल एक्सेट्रा। इसको ढंग से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है
राइट अ जावा प्रोग्राम टू परफॉर्म पुश एंड पॉप ऑपरेशंस, ये हम कर चुके हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी 20, ओवरफ्लो की कंडीशन भी हम कर चुके हैं और अंडरफ्लो की कंडीशन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, सो आई होप यू रिमेम्बर, जहाँ पे हमने वहां पे 3 लिया था वहां पे हम यहाँ पे 20 ले सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है डिस्कस द फीचर ऑफ मेन फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये हम कर चुके हैं। डिस्कसिंग द मेन फीचर्स ऑफ चार पिलर्स थे, वो आप 4 पिलर्स लिख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ ईच फीचर कंट्रीब्यूट्स टू कोड रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, प्रोवाइड एग्जांपल्स इन जावा टू इलस्ट्रेट फीचर्स। तो जिस प्रकार मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया, वैसे आप उसमें समझा सकते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे जरूरी होती है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे जरूरी होता है, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन कैसे जरूरी होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 भी हो गया है। और क्वेश्चन 3, लाइफ साइकिल ऑफ जावा प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्स कोड एग्जीक्यूशन विद इन जेवीएम, हम कर चुके हैं। हाउ ईच स्टेज इंश्योर्स द करेक्ट एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ जावा एप्लीकेशंस, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स कोड आता है। सोर्स कोड क्या करता है, सिंटेक्स इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर कंपाइलेशन होती है, टाइप सेफ्टी देखी जाती है, एरर डिटेक्शन किया जाता है, क्लास लोडिंग होती है, सिक्योरिटी होती है, वेरिफिकेशन होती है, फिर बाइट कोड वेरिफिकेशन होता है जो इलीगल ऑपरेशंस को प्रिवेंट करता है, फिर जस्ट इन टाइम होता है एक्यूरेट एग्जीक्यूशन के लिए, फिर एग्जीक्यूशन होता है, रन टाइम चेक्स होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है और फिर टर्मिनेशन होता है कि रिसोर्स क्लीन अप हो जाए। ठीक है, वैसे तो हम पूरा ये बहुत डिटेल में कर चुके हैं, बट इट वाज जस्ट टू एक माइंड में रिफ्रेश करने के लिए चीज को। ठीक है, और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सप्लेन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेट, लिस्ट एंड मैप इंटरफेसेस। ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि सेट क्यों जरूरी होता है, इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, और क्या होता है ऑर्डर्ड वे में होता है, सेट में ऑर्डर्ड वे में नहीं होता, मैप में क्या होता है की वैल्यू पेयर होते हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। राइट अ जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट लिस्ट, मैप एंड सेट इंटरफेसेस, ये भी हम कर चुके हैं। यूज आइट्रेटर टू आइट्रेट ओवर हैश सेट, एरे लिस्ट एंड हैश मैप। तो ये आइट्रेटर वाला पार्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एन आइट्रेटर। तो भाई आइट्रेटर क्या होता है, एन आइट्रेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इम्प्लीमेंट्स, तो भाई ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है जावा डॉट यूटिल इंटरफेस का। ठीक है जी, तो ये भी इम्प्लीमेंट करता है इंटरफेस को। अभी क्या करता है, ट्रैवर्स करता है एलिमेंट्स में, मतलब ट्रैवर्स मतलब ट्रैवल करना, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना। ठीक है, इन अ कलेक्शन वन बाय वन, तो वन बाय वन करके ये अपने जो हमारा कलेक्शन है इसमें ट्रैवल करता है, ट्रैवर्स करता है, चेक करता है कि भाई और एलिमेंट्स हैं प्रोसेस करने के लिए या नहीं, रिमूव करता है एलिमेंट्स को ड्यूरिंग कलेक्शन आइट्रेशन, और एब्स्ट्रैक्ट करता है तो बेसिकली क्या करता है, ये ट्रैवल करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका एक सिंटैक्स क्या होता है, कि जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा छोटा टॉपिक है। सो क्या करना है, टू यूज एन आइट्रेटर यू टिपिकली ऑब्टेन iterator object from a collection using iterator method. Use a while loop that has next and next to traverse the collection. ठीक है, तो हमने दो मेथड्स देखे, हम क्या करेंगे, हम पहले इंपोर्ट करा लेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट आइट्रेटर को, और फिर जावा डॉट यूटिल डॉट कनेक्शन टाइप को, जो भी हमारा कलेक्शन है या एरे लिस्ट हो सकती है, जो भी हैश सेट है, किसी भी जो भी चीज है हम उसे क्या करा लेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट कराने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराने के बाद पहले तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जो भी एरे लिस्ट है या हैश सेट है, जैसे भी हमने ऊपर देखा था वैसे बना लेंगे। फिर आइट्रेटर का बनाएंगे। ठीक है, सो आइट्रेटर, फिर क्या आएगा, टाइप आएगा, डेटा टाइप कौन किस टाइप पे आइट्रेट करा रहे हो, फिर आ जाएगा हमारा आइट्रेटर का नाम, तो मैंने आइट्रेटर ही रखा है, और फिर आ जाएगा कलेक्शन डॉट आइट्रेटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरे लिस्ट आएगा या फिर हैश सेट आएगा, जो भी हमारा कलेक्शन है वो आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा डॉट आइट्रेटर। ठीक है, फिर क्या आएगा, वाइल आइट्रेटर डॉट हैज नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या आएगा, इसने बोला वाइल, एक कंडीशन चेक करनी है, जब तक आइट्रेटर डॉट हैज नेक्स्ट, मतलब जब तक आगे का एलिमेंट प्रेजेंट है तब तक तुम क्या करोगे, टाइप, मतलब इसमें हम डेटा टाइप फिल करेंगे अपना, एलिमेंट इज इक्वल्स टू आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट। तो क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे एलिमेंट को। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, हम प्रिंट करा सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, बट बेसिकली हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ आइट्रेटर वर्क्स। और आइट्रेटर में क्या होते हैं, मेन 3 मेथड्स होते हैं। पहली चीज होती है बूलियन, हैज या नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट। ठीक है, फिर होती है नेक्स्ट, जो रिटर्न करता है नेक्स्ट एलिमेंट को कलेक्शन में। फिर होती है वॉइड रिमूव, तो ये रिमूव करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम एक बार ही देख लेते हैं। हमने ये देखा है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है java.util को, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने हैश सेट बनाया। तो यहाँ पे सेट स्ट्रिंग न्यू हैश सेट, ठीक है। यहाँ पे हैश सेट भी यूज कर सकते थे, बट क्योंकि हैश सेट सेट का ही एक पार्ट है तो हमने सेट यूज किया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हैश सेट में डाल दी चीजें, सेट में डाल दी, क्या सेट डाला, एप्पल डाला, बनाना डाला, ऑरेंज डाला। दोबारा एप्पल डालने की कोशिश करी तो ये डुप्लीकेट है और ये क्या हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया हैश सेट को सेट के साथ, ठीक है। हैश सेट डॉट डॉट करके आया और फिर उसके साथ पूरा सेट प्रिंट हो गया, ठीक है जी। हमारा पूरा सेट प्रिंट हो चुका है, तो हमने प्रिंट करा दिया है। फिर हमने रिमूव कर दिया है बनाना को, सेट डॉट रिमूव से क्या रिमूव कर दिया है, बनाना को, और फिर दोबारा रिमूव करके दोबारा प्रिंट करवा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, आइट्रेटिंग यूजिंग आइट्रेटर। अब हम आइट्रेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे आइट्रेटिंग हैश सेट, ठीक है। पहले हमने प्रिंट करा दिया आइट्रेटिंग हैश सेट, फिर हमने क्या किया, आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट बनाया सेट डॉट आइट्रेटर, ठीक है। हमने आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, वाइल, जब तक सेट डॉट आइट्रेटर डॉट हैज नेक्स्ट, तो जब तक ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने बनाया था अपना आइट्रेटर, डॉट हैज नेक्स्ट लगा दिया, ठीक है। जब तक हैज नेक्स्ट है तब तक प्रिंट आउट एलएन करो, सिस्टम डॉट प्रिंट करो सेट आइट्रेटर नेक्स्ट को, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट हमें जो एलिमेंट है वो प्रिंट करवाता है, वो रिटर्न करता है, तो क्या हम प्रिंट करा रहे हैं, एलिमेंट को, ठीक है। और ये इस तरह हमने अपना आइट्रेटर यूज कर लिया है। तो दिस इज हाउ वी यूज आइट्रेटर, ठीक है। सो आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने जो दो मेथड्स पढ़े उसको यूज करके, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट यूज करके हमने आइट्रेट करवाया। सो आई गेस कि हमने हैश सेट याद कर लिया है, तो आप एरे लिस्ट और हैश मैप के साथ अपने आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं जैसे, और आइट्रेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज डन एंड आई होप you will revise it before going to exam. Thank you.